हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रिय पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आपका योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज थोड़ा सा ना मतलब मैं टॉपिक थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहता हूँ। एक्चुअली इंश्योरेंस में ही है, पर इंश्योरेंस में मैं चाहता हूँ कि जैसे मेडिक्लेम होता है, ओके। तो मेडिक्लेम में थोड़ा सा ना डिटेल में मैं पर्टिकुलर किसी एक पॉलिसी पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग जैसे कोई अगर है, जैसे कोई नया है, अभी तक उसने मेडिक्लेम लिया नहीं है, अगर उसको लेना है कैसे ले सकता है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, उसको कितने तक का प्रीमियम, अगर मैं बात करूं अगर अमाउंट भी कितने तक का लेना चाहिए, और अगर सम एश्योर्ड की बात करूं तो क्या एक एजम्पशन में लेना चाहिए, तो जरा हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना चाहिए मेडिक्लेम में, अगर हम लेना है तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिक्लेम अभी क्या लाइफ का एक पार्ट हो गया है। हाँ। आज भी बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो भी आज भी लोग मेडिक्लेम लेने के पहले 20 बार सोच रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि अगर हम बीमार नहीं हुए तो हमारा 15,000 10,000 एग्जैक्टली। या 20,000 रुपये वेस्ट जाएगा। हाँ। और हम अगर क्योंकि हमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है कि हम भाई 5 साल हो गए 10 साल हो गए अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो प्रॉब्लम हमको नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज भी जो एजुकेटेड वर्ग है वो तो मेडिक्लेम ले रहा है, पर एक बहुत बड़ा तबका मतलब पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जिनको आज भी ये नहीं। आप ये समझिए कि मैं मेडिक्लेम पॉलिसी अगर सेल करने जा रहा हूँ तो मेरे पास वो पर्सन जिनकी पोर्टेबिलिटी करानी है, पोर्टेबिलिटी मतलब जिनके पास ऑलरेडी पॉलिसी है, उनका नंबर बहुत कम है। हाँ। जिनके पास पॉलिसी ही नहीं है हाँ। उनका नंबर बहुत ज्यादा है। कितने में हमारे पास पॉलिसी नहीं है, वो जानते ही नहीं है मेडिक्लेम क्या है। जानते नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं ये चीजें वेस्ट ऑफ मनी, मतलब वेस्ट ऑफ मनी, आप क्लियरली बोल सकते हो वेस्ट ऑफ मनी है कि वेस्ट ऑफ मनी ही उस चीज ना। मेडिक्लेम को ये समझ रहे हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ। उनको ये चीज समझ नहीं आती है कि मैं एक बार एडमिट हो रहा हूँ या बीमार हो रहा हूँ तो अच्छा, एडमिट होने वाले को एक बेनिफिट है। सपोज मुझे मेरा इंश्योरेंस चाहिए, तो मेरा इंश्योरेंस चाहिए, तो मैं तो एडमिट हो गया सर, मैं तो चला गया अंदर। हाँ। तो पैसा समझा बाहर वाले, हाँ। क्योंकि मैंने तो पॉलिसी ली नहीं हुई पॉलिसी, है, हाँ। मेरी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर अब दूसरी मेंटेलिटी ये होती है कि फैमिली में कोई बीमार हो गया तो मैं सक्षम, मतलब मैं दे सकता हूँ पैसा, मैं इलाज करा लूंगा 2-4-10 लाख रुपए का, तो इसलिए मेरे को मेडिक्लेम नहीं लेना। मतलब मेरे पास पैसा है इसलिए मुझे मेडिक्लेम नहीं लेना। हाँ। और कुछ लोग ऐसा है जो मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं क्यों ही लूंगा, क्यों उसमें जब लूंगा? होगा तब देखा जाएगा। हाँ। तो अब वो वही चीज होगी सर कि गोल्ड रखा हुआ है घर में, हाँ। पर लॉकर ले लेंगे हाँ। कि नहीं मैं तो लॉकर का रेंट दे दूंगा, रेंट दे दो। ये लॉकर का मेरा पैसा, ज्वेलरी को मेरे लॉकर में रख दो, ये चोरी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली सर गोल्ड का इसीलिए है, आपने गोल्ड का बोला इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये गोल्ड ना बहुत ओल्ड फैशन है और वो चीज़ें मतलब जमाने से चलता आ रहा है। तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा, अभी मैं रिसेंटली बताऊँ, एक बार गया था तो मैंने देखा कि एक लड़का था, उसने, मैं लाइव बताता हूँ चीज़ें कैसा था कि वो आया और अंगूठी उसने चांदी का लिया था, और वो चांदी का आया, बोला कि मुझे अंगूठी को बेचना है। तो बोला कि ठीक है। बोला कितने का बिकेगा? वो अंगूठी जब लिया था तो 1800 रुपये में दिया था। उसको रेट क्या बताया सर, मैं 220 रुपये दूंगा। कितना? 220 रुपये। तो मैंने बोला यार इतना कम क्यों, मतलब चांदी है, मतलब इतना कम क्यों? भाई लिया था 1800 रुपये में, आज तो चांदी का रेट भी बढ़ गया है, तो फिर भी इतना कम क्यों? बोले भैया इसमें सब ये रहता है, मेकिंग चार्ज, जो इसमें मिक्सिंग रहता है, मिक्सिंग मिक्स रहता है कि इसमें कुछ बनता नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि जो ज्वेलरी का हम लोग जो लेने के हम लोग सोच रहे हैं कि यार ज्वेलरी रहेगा, उसको लॉकअप में रखूंगा, उसको आप मेंटेनेंस के लिए पैसे दे रहे, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप जिसको देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं जिसमें हम ना ज्वेलरी जो लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेते हैं कि यार हमारे पास रखा रहेगा तो कभी जरूरत पड़ेगी तो हम बेच। आप कभी बेचने जाओ, कभी आप एक बार बेचने जाओ, हकीकत समझ में आएगा कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है और आपको क्या मिल रहा है। तो उसी तरीके से इंश्योरेंस भी है ना, बहुत सारे लोगों से जो बात करते हैं कि अगर मेडिक्लेम लेना है या बाकी इंश्योरेंस भी लेना है, अच्छा बाइक और कार का इंश्योरेंस इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें लेना है, क्योंकि वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंडेटरी है। मैंडेटरी है सर, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, सामने वाला क्लेम ठोक देगा सामने वाला, तो हम अपना समझ सकते हैं, सामने वाले को कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? दूसरी वो भी कोशिश कर लेते हैं कि मतलब किनारे से निकल जाए हम। एग्जैक्टली। पर वो सबसे ज्यादा है कि वो मैंडेटरी है, इसके वजह से लिया जा रहा है। जैसे आज इंदौर में हेलमेट बहुत कम लोग पहन रहे हैं। क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि वो मैंडेटरी अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। एक बार बीच में हो गया था कि आपको पेट्रोल तभी मिलेगा, आप डीजल तभी भरवा सकते हैं जब आपके पास हेलमेट हो। बिना हेलमेट के नहीं, जब मैंडेटरी हो जाती है तो हो जाती है। इंश्योरेंस एक्चुअली हम मैंडेटरी पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम ऑप्शनल की बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं कि हम क्या ऐसी चीजें जो मिस्टेक कर रहे हैं हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
देखो चॉइस आपका है, लेना नहीं लेना ये आपका चॉइस है, बट हमारे जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग कि भाई अभी तक हमारे 5 साल से रह रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर आगे क्या ही होगा, होगा भी तो देख लेंगे। फिटनेस का कॉन्फिडेंस है ना सर, फिटनेस का कॉन्फिडेंस है, मतलब ये देख ही नहीं रहे हैं कि बहुत जिम में लोग, अब एक कह रहा है फिटनेस, हम इतना फिट रहते हैं, जिम में डेथ हो रही है, हो रही है, स्टेज में डेथ हो रही है, नाचते नाचते, खाना खाते, गाड़ी चलाते, कुछ भी मतलब कहीं एवरी इवेंट पे डेथ हो रही है। अब मैं गोल्ड का एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा था कि आप समझिए कि एक गोल्ड जिसकी कीमत 5-7 लाख रुपए है, उसको बचाने के लिए कि वो चोरी ना हो जाए, हाँ, हम लॉकर का रेंट भर रहे हैं, हाँ, पर हमारी लाइफ शायद हो सकता है कुछ लोगों की ना हो इम्पोर्टेंट, पर हाँ, गोल्ड से ज्यादा करोड़ों में कीमत है, उसको बचाने के लिए कि अगर कुछ दिक्कत आ गई, हाँ, तो हम 5-7 हजार 10,000 रुपए एक इंडिविजुअल पर्सन का, सर 5 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस, अगर वो यंगस्टर है, मतलब आप 30 साल के आसपास उसकी एज है, तो उसका प्रीमियम मेरे ख्याल से 8-9 हजार के आसपास ही आएगा। किसी कंपनियों में 1,000-2,000 के ऊपर नीचे 1,000-2,000 इतना आप ही उसके है। ऊपर है कि आप फीचर क्या क्या ले रहे हो, फीचर्स क्या ले रहे कुछ हो, अगर फीचर्स ऐसे एडवांस ले रहे हो तो आपको थोड़ा हो जाएगा, पर फिर भी 10-12 हजार से ज्यादा नहीं आता है। नहीं है। अगर बीमार हो गए, सपोज मैं एक बार बीमार हो गया और मुझे 3 लाख रुपए लग गया, तो आप समझिए कि वो 3 लाख रिकवर अगर मैं कब तक पेमेंट करूंगा कंपनी को, रेगुलर 10,000 रुपए अगर मैं दे रहा हूँ तो 15-20 से 30 साल लग जाएंगे, हाँ, 20 साल में वो पैसा दे पाऊंगा। हाँ, पर ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि 20 साल में मैं बीमारी नहीं हुआ, पर फिर भी वो 10,000 रुपए बचाने के लिए एक और फायदा है ना सर कि अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी हेल्थ अच्छा है और अच्छी चीज है, ये होना भी चाहिए, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप सारी चीजें फिटनेस का ध्यान देते हैं, अगर आपको नहीं हो रहा है तो बेनिफिट भी तो है। बेनिफिट ये है कि अगर आपने 1 साल अगर आपने कोई यूज नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर वो आपका जो सम इश्योर्ड है वो बढ़ जाएगा, सर। वो बढ़ बहुत जाएगा, सारी कंपनियां 5 से सीधा 10 लाख चले जाते हैं सर, बहुत सारी कंपनी 200%। इवन मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप केयर की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा हेल्थ कंपनी है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, सर 500% तक बूस्टअप, मतलब आप समझिए कि अगर आप मैं नहीं यूज कर रहा हूँ उसका, तो वो 500 टाइम तक उसको इंक्रीज कर देती है। मींस अगर मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है और अगर मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो 50 लाख तक पहुंच जाएगा, इवन 1 करोड़ तक का भी ऑप्शन है कि वहां तक का। आप समझिए कि और अभी इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि हम इलाज पे लोग पैसा खर्च करने के पीछे सोचता नहीं सोचता नहीं, नॉर्मल से हॉस्पिटल में चले जाते हैं सर, सुबह से शाम का बिल 30,000 रुपए का बिल बनता है। सर 3 चीजें हैं जहाँ पे हम कभी भी 4 चीजें मैं बोलूंगा जहाँ पे हम कभी पैसे को नहीं काउंट करते हैं। सबसे पहला जो होता है, अगर नॉर्मल फैमिली होता है, सबसे पहला होता है शादी पे पैसे की काउंटिंग नहीं होती है। दूसरा होता है आपका इलेक्शन, जिसमें काउंटिंग नहीं होता है। एजुकेशन, जिसमें पैसे काउंट नहीं होता है। अगर एजुकेशन में सोच के देखना, वो माँ बाप जो गरीब हैं, जो नॉर्मल हैं, जिनका बच्चा पढ़ने में एक्चुअली में तेज नहीं, रिजल्ट 50% भी नहीं आ रहा है, पर अगर वो बच्चा बोल देना कि मुझे इस कॉलेज में या फिर इस स्कूल में एडमिशन करवाना है जहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो जमीन बेचकर भी पढ़ा देते हैं। अच्छा, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होता है, कोई नेगोशिएशन नहीं होता है। तीसरा जो होता है, जो चीज़ें जैसे हेल्थ, जब बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है, फिर वहाँ पे चाहे गरीब हो आप अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं से भी लाओ, मांग के लाओ, कैसे भी करके लाओ, ज्वेलरी बेचो, कुछ भी करो, पर आप वो करते हो। यार कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, एक्सीडेंट जिसको हम इसको एक्सीडेंट में काउंट करते हैं, ये एक्सीडेंट ऐसा है ना जो हेल्थ का, ये कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बेनिफिट है, इसको एक तरफ छोड़ दो, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अगर आपने यूज नहीं किया, अगर आपने 1 साल यूज नहीं किया तो आपको ये डबल हो रहा है, डबल ट्रिपल ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। एक और चीज़ भी है ना सर कि केयर की बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर आप 5 साल तक कोई अगर यूज नहीं करता है तो उसको प्रीमियम वापस मिल जाता है। हाँ, एवरी 5 साल के बाद 6वें साल के प्रीमियम है वो आपको रिफंड हो जाएगी फर्स्ट ईयर वाले जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा फर्स्ट ईयर में, जैसे 10,000 अगर आपने किया था तो वो 6वें साल में वो 10,000 रुपये वापस हो जाएगी। फिर सर 7th 8th 9th 10th 11th फिर वहां से 1 से काउंट करेगा। हाँ, फिर 1 से काउंट करेगा। फिर जब 13वां साल आएगा, 11 12वां साल, तो वो सेकंड ईयर की जो भी होती है वो रिफंड हो जाएगी। तो ये ठीक है मतलब। और दूसरी एक और चीज है, अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस हो, जिसमें एक फीचर ये भी तो देता है कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी, बहुत सारे कंपनी है, अगर आपने वहाँ पे उस कंपनी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वॉच, या तो फिर आप मोबाइल पे रख लीजिए। अगर आप 10,000 स्टेप, अलग अलग कंपनी की अलग पॉलिसी है, अगर आप ये करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट प्रीमियम आएगा उसमें डिस्काउंट हो जाता है। तो सर देखो एक्चुअली क्या है, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर चीज़ों में ध्यान देते हैं तो आप बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। अगर कभी कुछ भी चीज़ें होती है, कुछ भी चीज़ें होता है, तो आप उसमें तो यार आपको सीधा बेनिफिट होता है ना, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है,
आपको मतलब कार्डलेस है बिल्कुल, आप ये चीजें जाएं कैशलेस वाला सभी चीजें आप सभी डायरेक्ट सभी दिखाएंगे, आप डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो और एक बेसिकली पर्टिकुलर टाइम के बाद सारी बीमारियां कवर हो रही हैं। मतलब आप अभी नॉर्मल कंपनियों में क्या हो जाता है, कुछ बीमारियों के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड है, ये नॉर्मल वेटिंग पीरियड हो जाता है। कुछ में तो हर कंपनी लगभग 30 दिन का वेटिंग पीरियड देती है, फिर 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है। कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है जो वही 48। पर हाँ, केयर में एक और फैसिलिटी है कि मेरे को वेटिंग पीरियड चाहिए ही नहीं है। हाँ, तो आप वो ये करवा प्रीमियम आप एक प्लान है कुछ कि आप प्रीमियम बढ़वा के या फिर उनके जो भी ऑप्शंस हैं, अगर आप लोगों को वेटिंग पीरियड मुझे लोग नहीं चाहिए तो भी ऑप्शन है कि हाँ ठीक है, हम वेटिंग पीरियड आपका स्किप करेंगे, हम आप इंस्टेंट हम कवर करेंगे। हाँ तो ये प्लान भी है। दूसरा सर यहाँ पर एक दूसरी बेनिफिट ये है कि मैंने सर अभी मतलब मानिए मैंने 4 इंश्योरेंस कंपनियां चेंज कर दी। मतलब मैं पहले किसी और में था, फिर कहीं और शिफ्ट किया, क्योंकि समय जैसे कोविड के पहले कुछ कंपनियों की सर्विस बहुत अच्छी थी। कोविड के टाइम में पहले ना कुछ तो एक जो कंपनी मेरे याद है उसका बहुत अच्छा नाम था, मतलब अच्छा था, सबके पास जितने भी लोगों से बात होती थी सभी के पास वही था। कोविड के बाद कुछ ऐसी चीजें हुआ जहाँ पे उसने शायद सही से नहीं कर पाया। एक्चुअली सर कोविड के प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे ना कोविड में, नॉर्मल एक एवरेज देखा जाता है। सब वो इंश्योरेंस आप मतलब मेडिक्लेम मान लीजिए, आप कार का मान लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस मान लीजिए, एक रेशो होता है कि भाई 10 लाख रुपए 10 लाख लोगों में से 100 रुपए 100 लोगों के 200 लोगों को मुझे पेमेंट करना है, क्योंकि बीमार होने का रेशो यही है। अब आप अपने से मान लगाइए कि अपने आसपास 20 मेडिक्लेम वाले लोग हैं, दोस्त हैं, 20 में से एक आदमी होता है जो एक आदमी तो इवन नहीं कोई यूज भी नहीं होता, कोई यूज नहीं होता। तो ये रेशो जब बड़े लेवल पे जाता है तो ये हो जाता है कि भाई 1 लाख लोगों में से 100 लोगों को मैंने क्लेम दिया। पर कोविड के टाइम ये सिनेरियो 1 लाख लोगों वाला पहुंच गया 10,000 से 15,000 रुपए पे, क्योंकि और दूसरा ये है कि लोगों ने वो बिलिंग जो हो रही है वो 5 लाख 7 लाख 15 लाख, इवन मेरे अनुमान में सब 30-40 लाख रुपए लोगों ने खर्च किए। मेडिक्लेम ने कंपनियों के ऊपर मुकदमे इतने जा रहे हैं, कंपनी ने स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत पेमेंट किया। हाँ। पर अब एक कैपेसिटी होती है सबकी, बिजनेस है, मतलब भगवान नहीं है कि नोट छाप के, आरबीआई नहीं है कि देता जाए। हाँ। तो एक लिमिट के बाद उसमें जाके भाई काटेंगे ही, हम इस चीज का पैसा काट रहा है, उसी का पैसा फंड नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब मेरे तो 50 कस्टमर है ना, मैं आपको ही 2 करोड़ रुपए दे दूं तो नहीं हो पाएगा। तो ये इस सिनेरियो के कारण बहुत सारी वो जो भी चीजें था जैसा भी था वो खैर मतलब अगर यहाँ पे क्लाइंट को अगर कस्टमर की बात करें तो उनकी गलती नहीं है, उनकी बिल्कुल गलती नहीं। आप दे ही इसीलिए रहे हो ना, मतलब आपसे पॉलिसी मैंने लिया इसीलिए कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने आपको आज एडवांस में दिया हूँ 10,000 रुपए कि मेरे को कभी साल में कभी जरूरत पड़े तो आप तुरंत मुझे दोगे। तो वो कंपनियां कोविड के बाद से उनका नाम मतलब हाँ ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है अभी जो है। और दूसरा सर मेडिक्लेम में अभी पहले के बाद अभी ये हो गया है, जो पोर्टिंग वाला सिस्टम आ गया है, उसके पीछे रीजन यही था। पहले क्या होता था कि मैंने आपकी पॉलिसी ले ली, अब मुझे आपके साथ ही काम करना है। तो अब ये पोर्टिंग का सिस्टम हो गया ना कि अब नहीं भाई आप सर्विस अच्छी नहीं दोगे, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया है सर, कंपनियां अपनी सर्विस गुणवत्ता पे काम कर रही है, अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काम कर रही है। पहले तो हो गया मैंने आपकी पॉलिसी ले ली, अब मेरे को ही नहीं जाना, मेरे को मालूम आप कहीं नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आप रिन्यूअल यहीं से लोगे। टर्म इंश्योरेंस का हाल यही है ना। हाँ यही टर्म में तो रिपोर्ट नहीं हो रहा ना, टर्म में तो ऐसा है कि मैंने सपोज मैंने टाटा का ले लिया, या मैंने LIC ले लिया, मैंने मान लीजिए बिरला का ले लिया, किसी का भी ले लिया मैंने, अब मेरे को तो वहीं रहना है 40 साल वही है। 40 साल हो सकता है मैंने जिस कंपनी का लिया वो 30 साल के बाद वही कंपनी डिफॉल्टर निकल जाए। हाँ। तो भाई कंपनी की लाइफ तो गई, हमको 30 साल बाद कुछ हो गया तो हमको पैसा कौन देगा? कोई नहीं दे रहा। तो पोर्टिंग ऑप्शन अभी उस टर्म इंश्योरेंस में तो नहीं है। हाँ तो ले लो, बात की बात है। तो मेडिक्लेम में ये ऑप्शन अपने पास है। हाँ। तो अभी क्या बेनिफिट देखना चाहिए कि सम लिमिट ना हो। पहली बात तो मेडिक्लेम खरीदते समय आप उनको क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है आप दोस्तों। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हाँ, हमें किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मुझे अपन को ये देखना है कि आपकी कैपेसिटी, मतलब आपको सम इंश्योर्ड की कितनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक एजम्पशन होना चाहिए। क्योंकि सपोज मैं एक मिडिल लेवल की सिटी में रह रहा हूँ, मतलब मिड टाउन में रह रहा हूँ, ये मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ, सपोज मैं मुंबई में रह रहा हूँ, अब मैंने ले लिया 2 लाख का इंश्योरेंस, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो मेडिकल है, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके इतने चार्जेस हैं कि आपको एक छोटा सी बीमारी का भी बहुत ज्यादा निकल जाए। अब मैं देवास में रह रहा हूँ, मैं जबलपुर में रह रहा हूँ, तो मुझे 1 दिन में लगेगा 50,000, और छोटी जगह पे लग गया तो मैं पहुंच गया 30,000। अब मैं एक छोटे से टाउन में रहकर 1 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं लूंगा, नहीं, क्योंकि 1 करोड़ जब तक खर्च होंगे जब तक तो मतलब फिर तो बहुत एक्सट्रीम लेवल और या तो हो सकता है कि वहां से रिफर ही कर दिया जाए, उतने बड़ा तो पहला तो सम इंश्योर्ड देखना है मुझे। फिर भी सम इंश्योर्ड मिनिमम से मिनिमम 10 लाख अभी के सिनेरियो में
10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीमियम का एज 1000 मुझे रुपए मुझे का। लगता है ना कि अगर एज आपका है ना, एज अगर कम है थोड़ा सा, तो आप 7 लाख से 10 लाख के बीच में हाँ, जो भी लेना मतलब हो आप ले क्यों सकते प्रीमियम का अंतर नहीं आता, मैं आपको प्रीमियम बता पे रहा हूँ, ज्यादा, हाँ प्रीमियम पे ज्यादा अंतर 1000 रुपए का अंतर आता है, 1000-1500 रुपए का, और ये इससे 2 लाख रुपए का अंतर आ जाता है। आ जाता है। हाँ। ठीक है, पहला सम इंश्योर्ड देखना है सबसे पहले अपन को। हाँ। दूसरी चीज ये देखनी है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। सबसे पहले हाँ, ये तो कंपनी का important है। ट्रैक रिकॉर्ड, मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ हाँ। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, हाँ। कैशलेस हॉस्पिटल कौन से हैं, हाँ। मींस मैं जिसका इंश्योरेंस हाँ, ले रहा एक बार हूँ, लेने से पहले आप पहले ये देख लें एक बार कि हॉस्पिटल्स है कौन कौन से। हॉस्पिटल है कौन कौन से। हाँ। सपोज मैं किसी का इंश्योरेंस ले रहा हूँ और मेरे पास उस कंपनी का मेरे टाउन में एक भी हॉस्पिटल टाइप में नहीं, तो पैसा तो कंपनी देगी, हाँ। पर टाई अप हॉस्पिटल में एक सहूलियत ये होती है कि मैंने गया, मैंने अपना पॉलिसी नंबर दे दिया, मैंने अपना कार्ड दे दिया, भाई ये तुम जानो कंपनी जाने, मेरे को एडमिट करो, मेरा इलाज चालू करो। अब दूसरे केसेस में क्या होता है कि मान लो टाई अप नहीं है तो ऑफिशियल मेल से टाई अप भी हो जाता है कि भाई डायरेक्ट पैसा दे दो। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि मैंने पूरा एक्सपेंसेस कर दिया, फिर मैंने क्लेम कर दिया। हाँ। पैसा तो तीनों केस में मिलता है, तीनों केस में मिलता पर है। अगर मुझे क्लेम ही करना पड़ेगा कि भाई 10 लाख रुपए क्लेम कर लेना, तो मेरे पास जब 10 लाख रुपए होता तो मैं इंश्योरेंस लेता क्यों ऑब्वियसली ना। तो कैशलेस पहले हॉस्पिटल की देख लेनी है अपनी, हॉस्पिटल कौन से टाइप में। उस तरह ये हॉस्पिटल कंपनियां क्या करती हैं, महीने 2 महीने में ये हॉस्पिटल की लिस्ट अपडेट होती है, तो इसको रेगुलरली बकायदा वो मेल करती है अपन को, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जारी करती हैं, सब करती हैं कि हम इन हॉस्पिटल के टाइप से बाहर हो गए हैं, ये इनको हमने और इंक्लूड कर लिया है। नॉर्मली वो इंक्लूड करने वाले ही होते हैं कि भाई हम, क्योंकि कॉर्पोरेट टाइप होते हैं उन लोगों के, बिल्कुल है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि हम इलाज नहीं करा सकते, इलाज तो हम कहीं भी करा सकते हैं। तीसरा ये देखना है कि लिमिट किस की। अब कंपनियां, अब हम पॉलिसी के पार्ट में जाते हैं तो ये कंपनियों लिमिट लगा के रखी होती है। अच्छा। आप आईसीयू का रूम पे हम इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, हम नर्सिंग स्टाफ का इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, हम दवाइयों का इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, है ना। आप मतलब सपोज मैंने कुछ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पहले था सर, हम प्राइवेट एसी रूम अप टू ₹4,500 पर डे, मतलब 4,500 का रूम आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा हुआ तो इससे ज्यादा होगा तो ऊपर का आपको देना, वहां तक का हम देंगे। पर मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, 10 लाख रुपए सपोज मेरे पास होता तो मैं 4,000 के रूम में रहता। मेरे को भाई जहां हॉस्पिटल में जो रूम कंफर्टेबल होगा मेरे लिए, हाँ, उसी में जाता, उस पे जाऊंगा ना। हाँ। तो सर ये केयर आप मान लीजिए अभी जो चल रहा है, हो सकता है दूसरी कंपनियां भी दे रही हो, नो डाउट, इतनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे उसके कुछ प्लान्स में कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम इंश्योर। हाँ, मैं बहुत सारे जगह पे देखता हूँ अप टू सम इंश्योर मींस आप तो चला 10 लाख का कमरा ले लो, हाँ। अब यूज कर लो अपना पैसा, हाँ। है ना, इलाज मत कराओ, कमरा लो, घर जाओ। तो अप टू सम इंश्योर। दूसरी बात, लिमिट जो लगा देते हैं, नर्सिंग स्टाफ पे लिमिट लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज कंपनियों में रहता है कि वो क्या क्या चीजें कवर करते हैं। तो बहुत सारे एड ऑन मिलते हैं, मींस जैसे आप ऑपरेशन हो रहा है तो आप जो आप किट होती है या क्या कहते हैं डिस्पोजेबल आइटम होते हैं, बहुत से कंपनियां कवर नहीं करती, उनको कह देती है कि भाई ये तो आपके हैंड पर है। तो यहाँ पर एड ऑन पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि मैं थोड़ी सी 200-500 रुपए प्रीमियम इंक्रीज करके और ये सारी चीजें कवर करवा सकता हूँ। करवाना चाहिए, और दूसरा इसमें कभी ऐसा हुआ तो फिर हाँ, दूसरा दिक्कत यह होती है सर कि 5 लाख का बिल बना तो 1 लाख तो इन्हीं के चार्जेस होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज में कह रहा था, इन्हीं के चार्जेस होते हैं, क्योंकि बाहर जो ना हैंड सैनिटाइजर मतलब 20 रुपए का मिलता है, वहाँ 650 रुपए का मिलता है MRP पे। तो ये तो डिस्पोजेबल आइटम ऐसे होते हैं, तो इनको भी एड ऑन करके मतलब फैसिलिटी है इसमें, आप एड ऑन करके सारी चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि आप मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो। नहीं सपोज मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, मैंने 1 अप्रैल को ले लिया, ठीक है, और मैं आप मानो कि मैं सब मई में बीमार हो गया, ठीक है, मई में बीमार होने के बाद मैंने वो 5 लाख यूज कर लिया, अब मैं अगस्त में फिर बीमार हो गया, तो हमको लेते समय ये भी देखना है कि मैंने तो वो यूज कर लिया है, तो वो रिस्टोर होगा कि प्रधानमंत्री जी आयुष्मान जैसा कि 5 लाख हो गया अब नहीं देंगे। ये उसका ड्रॉबैक है सर प्रधानमंत्री का। 1 साल 1 परिवार 5 लाख, अगर एक फैमिली में एक जन बीमार हो गया और उसने तुरंत पूरा पैसा यूज कर लिया तो फिर आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, और उस साल तक कोई नहीं आपको, और आप मतलब वो मान लेते हैं कि आपकी फैमिली आप कोई बीमार नहीं होगा, आपकी तो होगी लिमिट पूरी। तो बहुत सारे लोग सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो आयुष्मान है, हम क्यों लें इंश्योरेंस। अच्छी बात है, आपके पास है, आप उसका इंश्योरेंस को भी होना चाहिए, अच्छी बात है, पर याद रखें कि उसकी हर चीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको नीड क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आप फैमिली को कितना सिक्योर रखना चाहते हो, आप कितना फ्री होना चाहते हो, तो उसके ऊपर पड़ता है आपको क्या रखना है, ये आपको चॉइस करना है।
देखो बहुत सारी चीजें आपको फीचर मिलेंगे अच्छे, आप नहीं, अभी तक आप नहीं लिए हैं, वो कुछ हुआ क्या? अगर आप यही सोचना है तो आगे भी चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपके ऊपर। पर लेने से क्या होता है ना, जैसे आपने इंश्योरेंस नहीं लिया फिर भी आप बाइक बहुत टाइम तक चलाए हैं, पर लेने से क्या होता है ना कि अगर ले लिया ना तो आप बिल्कुल बेधड़क चलते हो, फिर आपको पुलिस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है, वो क्या बोलेगा, पकड़ लेगा तो क्या, आप चलो ना सीधा अपने रास्ते में चलो। नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे चार पुलिस दिखते हैं तो आप साइड से निकलते हैं, यार इधर से निकल जाओ इधर से निकल जाओ, ये तो खैर ऑप्शन है, पर ये आपकी चॉइस है। अगर आप ले लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां सर बहुत सारी बीमारियां कवर नहीं करती, मतलब उन्होंने कह दी मैं रोबोटिक सर्विसेज कवर नहीं करूंगा। तो एक्चुअली मेडिक्लेम लेते समय हम ये देखते ही नहीं है कि वो क्या कवर कर रहा है, हम ये कहते थे मेडिक्लेम है ना तो दे दो। एक्चुअली नहीं पता होता सर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अभी क्या हो रहा है कि आप ये समझो कि मैं पॉलिसी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कस्टमर भी नहीं पढ़ पाएगा, यूजर भी नहीं पढ़ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा उसके टर्म्स एंड पॉलिसी। कम से कम आप समझिए कि अगर कोई कंपनी आपको आगे रह के बता रही है मैं आयुष कवर कर रहा हूँ, मैं होम्योपैथी कवर कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेदा कवर कर रहा हूँ, मैं सब चीजें कवर कर रहा हूँ, मीन्स बाकी नहीं कर रहे होंगे। मतलब वही है ना, मतलब अगर कंपनी कह रही है कि मेरी गाड़ी 60 का एवरेज देगी 4 व्हीलर, मतलब बाकी की नहीं दे रही है, अगर सबकी दे रही होती तो वो नहीं बताते, स्पेशल फीचर नहीं है। नहीं तो ये चीजें भी हैं सर, इसमें ही कवर हो रहा है। दूसरा ये होता है एयर एम्बुलेंस की सुविधा हो जाती है। आपकी एम्बुलेंस कितनी कवर कर रहा है, अब कुछ कंपनियां सर मैंने देखा वो एम्बुलेंस कह दे रहा कि भाई हम एम्बुलेंस का 2000 रुपए देंगे। अब 2000 रुपए एम्बुलेंस का देना मतलब सर 20 किलोमीटर जाना है क्या? अगर कोई रेफर करवा रहा है किसी पेशेंट को तो 200-400 किलोमीटर तो नॉर्मल जाता है, 400-500 किलोमीटर आप मान के चलो नॉर्मल जाता है। 500 किलोमीटर मतलब मिनिमम से मिनिमम 10,000-15,000 तो जाते हैं। हाँ, और अब एम्बुलेंस का उन्होंने कह दिया चलो हम 5000 रुपए देंगे, तो अब जिसको रेफर करना पड़ रहा है, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ रहा है, अब वो पेशेंट की कंडीशन क्या होगी कि वो नॉर्मल एम्बुलेंस में तो जा नहीं सकता, वो जो शिफ्ट हो रहा है वो तो वेंटिलेटर में होगा या फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होगा, आईसीयू में होगा। अब आईसीयू एम्बुलेंस को आप शिफ्ट कराओ सर, तो अगर 200 किलोमीटर चल रहा है 40,000 रुपए किराया लेते हैं लोग, क्योंकि डॉक्टर जा रहा है, स्टाफ जा रहा है, पूरा वेंटिलेटर जा रहा है उसके साथ में, और वो खाली आ रहा है, तो वो 40,000 रुपए 30,000 40,000 रुपए। तो यहाँ सर ये है कि अप टू समझो, मतलब आप जो फैसिलिटी है उस सर्विसेज एड ऑन पे है, एड ऑन पे 500-700 रुपए चार्जेस लगते हैं, ज्यादा नहीं सर, बहुत नॉर्मल है। तो अभी होता क्या है, और दूसरा ये है कि अभी इलाज कराने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी है ना कि आप किस जगह से, एड्रेस पे बहुत मैटर कर रहा है। वो जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया ना एक्सपेंसेस, ये उसका अंतर है। सपोज कि मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, 5 लाख का प्लान ले लिया, मैं मुंबई में रहता हूँ। अब कंपनी को भी ये चीज, मैं कंपनी के एंड पे बात करता हूँ, यूजर के एंड पे, दोनों बात में कंपनी के एंड पे ये मालूम है कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, आप एक बार एडमिट हो गए ना, आप 5 लाख में वसूल लोगे। तो कंपनी ने कहा आपकी प्रीमियम थोड़ी सी ज्यादा है, 2,500 रुपए। अब यूजर के एंड पे आता हूँ, मैं छोटी जगह पे हूँ सर, तो मैं उतना पैसा क्यों भरूं? सही बात है। मैं तो मैं एडमिट भी हुआ तो 1-2 लाख रुपए यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा प्रीमियम कम। तो ये पिन कोड के जो, तो इसीलिए आप लोग जब पॉलिसी लेने के लिए अगर किसी भी जगह से अगर आप लेते हैं तो पिन कोड के वजह से आपका जो प्रीमियम है वो वेरी हो जाता है। हाँ, वो वेरी हो जाता है, चेंज होगा। तो ये मत सोचना कि यार उसने लिया था वो इतने में लिया था, मेरे को ज्यादा क्यों लग रहा है, या तो आपको हो सकता है आपको कम मिले। तो आपका एड्रेस अगर गाँव का हो, बेटर ये है अगर किसी गांव से, अगर वहां का अगर आधार कार्ड है आपका तो वहां से, आधार कार्ड से होगा तो बेहतर ये है कि वहां से ले लेना, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो ये चीज तो बेनिफिट होता है। ठीक है, ये चीजें तो छोटा मोटा है, डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। और उसका टैक्स बेनिफिट तो है ही है मेडिक्लेम का, वो तो सर टैक्स में तो सारी चीज हटाई दी है, बस यही मेडिक्लेम ही है। तो मतलब ये ऐसा है कि आप मान लो 30% की आप स्लैब में आ रहे हो, तो आप ये मान लो कि 30% तो आपकी कॉस्टिंग वैसे ही कम गई। मतलब आप अगर 30% हो रहा है भाई, अगर आपने 20,000 का इंश्योरेंस लेके रखा है तो वैसे ही आपका भाई प्रीमियम ही होगी अभी 14,000 रुपये। हाँ, बिल्कुल है ना। दूसरा ये चीज रहती है मेडिक्लेम में, एक चीज और है जो बेस्ट होता है कि जब बच्चे लोगों के जो पेरेंट्स बन जाते हैं, जब उनकी एज जाती है 45 साल या 50 साल, तो कहते हैं हमको मेडिक्लेम ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो सिक्योरिटी चाहिए ना, अब सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, अब बच्चे हो गए हैं, अब उस समय जब मेडिक्लेम लेते हैं तो प्रीमियम हो गई हाई, वेटिंग पीरियड खड़ा हो गया, क्योंकि अब बीमारी पकड़ने लगी है। अब कंपनियों को भी ये मालूम है कि भाई 45 के बाद बीमारी हो, यार वो कंपनी है, उसके पास तो इतने सारे क्लाइंट है, इतना एक्सपीरियंस है, उसको पता है किस एज में कहाँ पे क्या है। अब अवेयरनेस क्या होती है सर, मैं मतलब आप समझिए अभी 34 के आसपास मेरी एज है, मेरे लास्ट मेडिक्लेम जब मेरा रिन्यू हुआ है तो वो 13वीं साल रिन्यू कराया था।
मतलब 13 साल हो चुके हैं और अभी तक यूज नहीं किया, एक भी सिंगल रुपीज क्लेम नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी तक यूज नहीं किया। हाँ, पर वो प्रीमियम भी क्यों है? क्योंकि अभी मेरे एज का बंदा दूसरा मेडिक्लेम ले, मेरे पास कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, हाँ। सारी चीजें कवर है, हाँ। फिट है, सब है, मेडिक्लेम पहुंच चुका इससे है। चेक भी हो रहा है ना कि हाँ। आपने 13 ईयर से अगर आप यूज कर रहे हैं और अभी तक कोई जीरो क्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ है, तो फिर कंपनी को कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और अब मैं 40 पे जाने के बाद कह रहा हूँ मुझे मेडिक्लेम दे दो, हाँ। तो कंपनी तो पहले आपसे कहेंगे भाई एक काम करो, आप चेकअप करा लो, चेकअप करवा लो, आपको ये समस्या हो सकती है। अब कंपनियां नहीं भी करा रही चेकअप, तो भी कह रही भाई वेटिंग पीरियड तो लागू होगा। हाँ। अब ना, अब बीपी शुगर ये इतनी नॉर्मल हो गई है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हो गई है। हाँ। अब वो शुगर, अब अगर आप कह रहे हो मुझे शुगर हो गई है, हाँ। तो कहेंगे भाई प्रीमियम इंक्रीज, हाँ। मुझे ब्लड प्रेशर प्रीमियम इंक्रीज। हाँ। तो अब ये अगर मैं 20 साल में पॉलिसी ले रहा हूँ, तो भाई 4 साल बाद बीपी हो, शुगर हो, साला जो होना हो सबका हो रहा है, फिर नहीं पूछ रही कंपनी। अगर आप पहले से ये चीजें अवेयर हो जाते हो ना, पहले से अगर आप तैयार हो, तो फिर आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलता है। और कोशिश कीजिए, मतलब कोशिश ये करना चाहिए लोगों को, पता नहीं क्यों गलत हम सोचते हैं कि यार हमारा कोई यूज ही नहीं है तो हम क्यों लें, पर कोशिश ये करना चाहिए कि यूज ना हो। बिल्कुल, देखो यूज होने से आपको कोई फायदा होता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है, फालतू में कट लगते हैं, फालतू में ऑपरेशन होंगे, चीजें होंगे, जो डिपेंड करेगा। पर ना यूज हो बेटर है। उसके बेटर दो चीजें, एक तो आपका शरीर सही है इसीलिए यूज नहीं हो रहा है, दूसरा ये है कि आपका जो सम इश्योर्ड है वो भी आपको डबल हो रहा है, वो भी आपको बढ़ रहा है, तो टेंशन नहीं है। और असल धोखे से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे एकदम बर्डन नहीं है, बर्डन नहीं आएगा। जो पैसा आप किसी की इमरजेंसी के लिए सिक्योर करके रखे हैं आप 4-5 लाख रुपए, वो पैसे का आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। सबसे सिंपल सी चीज है, पहले जैसे रिचार्ज वाला मोबाइल कॉलिंग करते थे, अब उसमें था कि टॉपअप डलवाते थे कि 10 रुपए में इतना मिलेगा, तो कॉल करने में आपको ना टेंशन होता था कि यार इतने मिनट तक बात होगा, नहीं तो फिर ये कट जाएगा। पर जब से आपने वो वाला रिचार्ज करवाया कि अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, अब आप ये नहीं सोचते हो कि यार मुझे कितना देर बात करना है, अब मालूम है कि 300 लगना है, 300 लगना है, मुझे जो देना है वो तो दे चुका हूँ, अब तो मुझे जैसे यूज करना है करो। वो मेडिक्लेम में भी है, मेडिक्लेम भी यही है, 8,000 मैंने दे दिए, 5 लाख तक तो कोई टेंशन नहीं है। कार्ड अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में सर्कुलेट कर दो कि अगर कुछ भी हुआ तो ये मेरा कार्ड है, मुझे ले जाके वहां पे पहुंचा देना। सिंपल, तो ठीक है, अच्छी चीज है। मेडिक्लेम को सीरियस लीजिए, लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। और मेरे ख्याल से तो आने वाले समय में गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा कहेगी कि आप मेडिक्लेम करिए। नहीं है सर, आने वाला समय में बहुत सारे इंश्योरेंस मैंडेटरी हो जाएंगे मेडिक्लेम भी, और जब मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर सब लोग करवाएंगे, तो बेहतर है कि आप शुरू से हो जाओ। ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट आता है कुछ की कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, अगर आपको कुछ भी चीज इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज थोड़ा सा ना टॉपिक ऐसा होना चाहिए, थोड़ा कंप्लेनिंग वाला है। ओके। तो कंप्लेनिंग में बहुत सारे लोग तो ये स्कीम ले लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि अगर कोई इश्यू आया, किसी तरह का प्रॉब्लम आया, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। तो आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ, बाकी आप एक्सप्लेन कीजिए उसको कैसे क्या है। IRDA है, IRDA जो रेगुलेट करती है, जिस तरह से हमने एक टॉपिक बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा शेयर मार्केट का, जैसे कि शेयर मार्केट क्या बोला था अपने दादाजी, है ना, दादाजी इसको सेबी है, तो उसी तरीके से IRDA भी उसी तरह से दादाजी है एक तरह से, या जो भी है जिसको, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से रेगुलेट करती है, किन किन चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो सर उसके बारे में आज आप बताइए, IRDA के बारे में। सर IRDA तो पहला है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हाँ। इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब वो उनके लिए गाइडलाइंस बनाती है, कैसे काम करना है, उनको लाइसेंस देती है। अगर किसी भी कंपनी को इंश्योरेंस अगर बेचना है, इंश्योरेंस अगर देना है, इंश्योरेंस कंपनी बनानी है, तो उसके लिए लाइसेंस IRDA के पास ही से लेना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस रेगुलेट करती है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब उसको डेवलप करती है, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम। ओवरऑल आप समझिए कि इंश्योरेंस सेक्टर अगर वर्क कर रहा है, हाँ। तो IRDA के रेगुलेशंस वो बताती है कि किस हिसाब से, जैसे बैंकिंग में RBI को नॉर्मली सब समझते हैं, IRDA एक्चुअली फ्रंट हैंड पे ज्यादा यूज होता नहीं है, तो हमारे यूजर्स को और लोगों को ये पता होता नहीं है कि उसको मॉनिटर कौन करता है। सारे विभागों को, सारी जो भी फाइनेंशियल से जुड़े हों या फिर दूसरे हों, सबके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको ऑपरेट कर रहा है, सभी के। तो IRDA इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। एग्जैक्टली। उसके कुछ लिमिटेशंस हैं,
वो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए लिमिटेशंस बनाता है, उनके प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हेल्प करता है, सब कुछ IRDA के अप्रूवल में आता है कि वो अप्रूव करता है तो चीजें आती हैं हमारे। मतलब अगर कोई स्कीम भी, अगर छोटी से छोटी स्कीम भी अगर वो लाते हैं तो वो भी बिना उनके अप्रूवल के नहीं हो सकती है। बिल्कुल, वो अप्रूव वहां से करवाते हैं कि क्या मैं ये स्कीम, इवन जो चार्जेस भी होता है, रिटर्न भी होता है, सारी चीजें वो अप्रूवल वहां से होती है। मतलब इन सभी चीजों का रेगुलेट करना, उनको चलाना, रूल्स रेगुलेशंस का वो सब IRDA करती है। बेसिकली इसके 3 काम हैं, मतलब जो बेसिक हैं एकदम, उसको अपन ब्रॉड में ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रेगुलेशंस बनाती है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाती है। ठीक है। इन्वेस्ट जो हम पॉलिसी होल्डर हैं, हाँ। हमारे लिए बेनिफिट का काम करती है, हमारे हितों की रक्षा करती है। मतलब हमको हमारे लिए बेनिफिशियरी का काम कर रही है, हमारे लिए बता रही है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हम कैसे सिक्योर हो, इन सब का जो हमारा है ना, तो हमको सिक्योर करती है, हमको सपोर्ट करती है, वो IRDA वो करती है। मतलब कल को रह के अगर हमने कोई स्कीम लिया है, कोई भी इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस में कोई किसी तरह का हाँ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, किसी प्रकार के अनियमितताएं ना रहे, इन सब चीजों रहे, तो उसके लिए IRDA हमारे साइड में रहता है। हमारे साइड। तीसरा उसका काम रहता है कि अवेयरनेस फैलाती है वो बीमा कंपनियों के उसमें कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो एजुकेशनल वर्क समझ सकते हैं उसको। मतलब नई पॉलिसी या नई कोई चेंजेस आया है तो हम IRDA में भी जाके हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भाई वहां पे वो चीजें अपडेट है या नहीं है। बिल्कुल, तो वहां पे अपडेट करना उनको बिल्कुल कंपलसरी है। मतलब आप समझिए, बीमा कंपनी अगर इंश्योरेंस कंपनी आ रही है तो उनको लाइसेंस देना, हाँ, उनका प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बाद उनको प्रोडक्ट का अप्रूवल, बिल्कुल, उनकी प्रीमियम कितनी आएगी इसका अप्रूवल, उसके बाद उनको मॉनिटर करने वाला, उनको वो मॉनिटर कर रही है। उसके बाद जो पॉलिसी होल्डर है उनको भी देख रही है कि भाई इनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, इसकी जो दिशा निर्देश हैं या फिर इनकी जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है कि क्या क्या, जैसे आप समझिए पहले क्या होता रहा कि इंश्योरेंस कंपनियां जो रिटर्न दिखाती थी अपना, कोई 2% दिखा रहा, कोई 20%, कोई 30%, कोई 100% तक रिटर्न दिखा देते थे, तो इन्वेस्टर और या फिर पॉलिसी होल्डर हम ना कंफ्यूज हो जाते थे। सपोज एक ही प्लान है, अब HDFC कह रही है कि हमारी पॉलिसी 13% रिटर्न दे रही है, ठीक है, वो भी कह रही है कि हम इक्विटी लिंक प्लान है, ICICI इक्विटी लिंक प्लान वो कह रही है हमारी 23% दे रही है, कोटक सिक्योरिटी इक्विटी लिंक प्लान हमारी 24% दे रही है, SBI हमारा 55% दे रहा है। तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होना, अब कैसे कंफ्यूज हो गया, HDFC की तो 13 साल पुरानी है, SBI ने 4 साल पहले लॉन्च किया, ICICI ने 2 महीने पहले लॉन्च किया, पर वॉल्यूम का फर्क पड़ गया। मतलब एक के पास पॉलिसी होल्डर 2 लाख है, किसी के पास 2 है, अब 2 है और उनका रिटर्न मान लो 1 लाख के 2 लाख हो गए, तो 100% रिटर्न दिया, 100%। तो फिर IRDA ने एक रेगुलेशंस बताया कि 4% और 8%, मतलब ये 2 लिमिट लगी हुई है सर। कोई भी एग्जांपल किसी भी पॉलिसी का जो आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आप उसका एग्जांपल या 4% में दोगे या 8% में दोगे, या तो बॉटम पे दो या फिर आप में, हाँ, कैप में दो। सब 8% के 4% के हिसाब से, मतलब दोनों को उसमें तो दिखाना पड़ता है कि 4% के हिसाब से ये रिटर्न है, 8% के हिसाब से ये रिटर्न है। अब पॉलिसी होल्डरों को कंपेयर करने में प्रोडक्ट, मतलब अब HDFC वाला प्लान आपका रिटर्न कुछ भी होता रहे, पर आपका रिटर्न हम 4% से ही कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट, ताकि एक्चुअली में पता चले, हाँ, कि आपका रिटर्न हम 4% से, कि आपने ये बेनिफिट हमको दे रहे हैं। हाँ। तो SBI का ही वही करेंगे, कोटक का ही वही करेंगे, तो फिर इन्वेस्टर को ये इस टाइप के काम जो है, ये हमारे हितों की रक्षा के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए, ये IRDA भी ये रेगुलेशंस लेके आता है। अच्छा, अगर कोई किसी को किसी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए तो कंप्लेन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह से, क्या हम कंप्लेन डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, आप IRDA में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। देखिए सारी कंप्लेंट की ना एक मैकेनिज्म बना हुआ है, ठीक है, उसमें अपन को करना क्या रहता है कि धोखाधड़ी का पहले अपन समझ लेते हैं धोखाधड़ी होती कैसे। धोखाधड़ी ऐसे हो जा रही है कि आप पॉलिसी बॉन्ड अगर आपने देखा होगा तो पॉलिसी बॉन्ड में ना 3-4 पेज, किसी बार 10-20 पेज की पॉलिसी, पर वो इतने बारीक अक्षर लिखे होते हैं। ये कई बार मुद्दा उठाया गया है कि लोगों को दिखता नहीं है वो। सर समझ में नहीं आता कहाँ तक पढ़ो, अगर कोशिश भी किया ना तो 2-4 पेज, 1-2 पेज पढ़ने बाद लगता है कि यार बस रहने दो, एक ही चीज को रिपीट इतने सारी चीजें होती, समझ में नहीं आती, मेन चीज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो फिर ब्राउज़र आने लगा, उनका प्रेजेंटेशन आने लगा, ये सारी चीजें दिखाई। उसके बाद भी अगर इन्वेस्टर कह रहा है कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे पास ये चीजें, अब एजेंट ने ये कहा था, क्योंकि नॉर्मली अपने यहाँ पे इंडिया में तो पॉलिसी ऐसे खरीदी जाती है कि पॉलिसी खरीदने वाला कुछ नहीं पड़ता है,
एजेंट जो बताता है वो माना जाता है। बिल्कुल। एजेंट ने कहा नहीं पैसा मिल जाएगा, इससे भरोसेमंद कोई पॉलिसी नहीं है। एजेंट से एक एजेंट थे सर, उनने मुझसे कहा कि यार वो करंट सपोज ये कंपनी में थे और उसके पहले वो बी कंपनी में थे। मैंने उनसे कहा ये तो कह रहे नहीं वो वाली अच्छी नहीं है, वो मैं ये वाली अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो वहां से जॉब छोड़ के यहाँ स्विच हो चुके थे। एग्जैक्टली। फिर कुछ समय बाद वो स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते, नहीं वो वाले भी नहीं है। पर उन्होंने जो पॉलिसी दी थी उसकी प्रीमियम 20 साल की है, वो तो 2 महीने बाद जॉब स्विच करके चले गए। अब मैं 20 साल वहां प्रीमियम भरूंगा, पर वही आदमी कह रहा कि नहीं वो वाली अच्छी नहीं है। तो मुझे क्यों दिलाया था? क्यों दिया था फिर मुझे? अगर वो अच्छी नहीं थी तो मुझे क्यों दिया था? क्योंकि मैं जॉब कर रहा था वहां पे, इसलिए दिया और था। अभी मैं इसको अच्छा बोल रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? हाँ कि ये अब अच्छा है। तो इस टाइप की धोखाधड़ी हो जा रही है। रिटर्न कुछ और बताए जाते हैं। हाँ। लोग आज भी गांव में या अपन रूरल एरिया में देखें एजुकेटेड नहीं है, वो ये पूछते हैं मिलेगा कितना, मतलब मैं इतना दूंगा तो मिलेगा कितना। लोग एजेंट के नाम से कर देते हैं कि हाँ। यार ये बहुत इसको जानता हूँ बहुत टाइम से, ये पैसा निकलवा देगा, ये चीजें। और लोग सर कंपनियों को समझ ही नहीं रहे। लोगों को ये पता ही नहीं है कि कंपनी में पैसा जा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं ये XYZ मिस्टर अजय है, मैंने मिस्टर अजय के पास पॉलिसी खरीदी है, प्रीमियम हो तो अजय सर को देना है, मिलना है तो अजय सर बीच में चले गए। हाँ। तो वो कहता अरे अजय सर चलेगा, मेरा पैसा डूब गया। मतलब उनको ये भी नहीं मालूम है, अवेयर नहीं है कि वो पैसा इनके पास नहीं है। हाँ, इनके पास तो है भी नहीं। हाँ, ये कंपनी में ये तो अपना ये कमीशन लेके बैठ चुके हैं। हाँ। ये तो हर प्रीमियम में कमीशन ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आ रहा है इनके पास पैसा। तो अब कंप्लेंटिंग का मोड ये है कि अगर आपने एजेंट हैं आपके, तो आप एजेंट से बात कर सकते हैं कंप्लेंट की। एजेंट पे तो नॉर्मली एजेंट कुछ नहीं करता, एजेंट तो कंपनी का ऑफिस बता देंगे आपकी पहले आप उसको एजेंट से ही बात करें वो, फिर कंपनी पे आप कंप्लेंट करें कि अपना कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन है, आप उस पर चले जाएं। और अगर आपका लोकल ऑफिस है कंपनी पे तो आप वहां भी जा सकते हैं। रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दे दें, वो आपको टाइम देंगे रिटर्न, मतलब आपको रिप्लाई करने का। हो सकता है वो किसी कंपनी में 7 दिन है, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीने का जो टाइम है। उस रिटर्न पे हो सकता है आप सेटिस्फाइड हो जाएं। वहां सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो वो कंप्लेंट वहीं क्लोज कर दी जाएगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके नोडल अधिकारी के पास स्विच हो जाएगी। उनका जो एंडोर्समेंट देखता है, जो मतलब कंप्लेंटिंग डिवीजन है, पहले नॉर्मल होगी। और वहां भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, वहां से आप जो आंसर आपको मिल रहा है वहां नहीं है, तो फिर आप IRDA में कंप्लेंट कर सकते हैं। पर IRDA की कंडीशंस या पर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की कंडीशंस ये होती हैं कि आपने प्राइमरी फेज में आपने इंश्योरेंस कंपनी में बात की है या नहीं की है। अगर आपने नहीं की है तो आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। एक पंगा और पता क्या है, बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम जो है ना उसको मीनिंग ही नहीं पता है कि एक्चुअली में ये मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। धोखाधड़ी का मतलब ही नहीं पता है। अगर फोन नहीं उठा रहा है ना, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई। अगर उसने जॉब छोड़ दिया ना, ये तो कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी मेरे को धोखा दे दिया। तो उनको मीनिंग ही नहीं पता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रोसेस पे अगर आप कंप्लेंट करोगे ना, प्रोसेस हायरार्की बनी हुई उसके हिसाब से करोगे ना, तो जो आपको नॉलेज नहीं ना वो आपको नॉलेज देगा कि सर आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं ना, वैसे यहाँ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। दिक्कत नहीं उस लड़के में या उस आदमी में, जो एजेंट है वो चला गया, आपको वापस आप यहाँ कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल यहाँ पे है और सब चीज है आपके पास। एक्चुअली सर हमने जब पॉलिसी खरीदी तो हमने पॉलिसी बॉन्ड पढ़ा ही नहीं। हमने तो एजेंट ने बताया कि ऐसा 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 है, हमने वो मान लिया। अब एजेंट कहीं गया तो हमारे भावों का एजेंट तो गया, मतलब कुछ नहीं होगा। पर एक्चुअली पॉलिसी बॉन्ड, हम कह रहे हैं पॉलिसी बॉन्ड आप पूरा मत पढ़िए, मतलब उनको डिटेल में पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। पर आप उसके रिटर्न, उसके रिस्क कवर, उसके बाद आप अगर आपने जिस मोटिव से पॉलिसी ली हुई है, क्या वो उस पॉलिसी में फुलफिल हो रहा है, या नहीं हो रहा है। आप एजेंट की बातों में मत आइए, क्योंकि देखिए रिटर्न में, इंश्योरेंस में जो रिटर्न आता है, अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कुछ नहीं समझ में आया ना भाई, अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा, चीजें नहीं आ रहा, तो जो भी चीजें उसको रिटर्न में लो। या तो पॉलिसी को रिटर्न में फोटोकॉपी करके रख लो, या फिर कोई बोल रहा है ना उसको बोलो आप रिटर्न में लिख के मुझे दो। रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह वैलिड होता है वो चीजें। जब हम रिटर्न, अब यही इसीलिए अगर जैसे किसी को नहीं समझ में आता कि मेरा ये कंप्लेंट है भी कि नहीं है, वो अगर सपोज कि उसको बोला कि आप पहले आप उस वेबसाइट पे जाके उसको कॉल कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। जिनको राइटिंग करना नहीं आता, टाइप नहीं कर सकते, हाँ, कॉल कर सकते, आप कॉल कीजिए, भैया ऐसे ऐसी दिक्कत है, इस तरह से वो बताएंगे, आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, बताएंगे एक्चुअल में उसमें है भी कि नहीं है, वो सारी चीजें आपको चेक करेंगे। पर अगर डायरेक्ट ही IRDA पे चला गया तो उतना एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, और वो आपसे यही कहेंगे कि पहले आप जाके कंपनी में बात कीजिए। क्या लगा कि IRDA भी बिक गई है, वो भी नहीं कर रही है, वो भी मेरा कंप्लेंट सॉल्व नहीं कर रहा है। तो आप पहले कंपनी में कंप्लेंट कीजिए, और अगर वहां से आपको सोल्यूशन, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं तो वैसे IRDA के सर इतने टाइट रेगुलेशंस हैं, मतलब आप समझिए कि
वो मॉनिटर कर रहा है आपने कितनी पॉलिसी ली है। हाँ। उनके इतना ज्यादा है कि थोड़ी सी अनियमितताएं हुई और वो उनके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए रहता है। Exactly. तो हमारे इंडिया में अथॉरिटीज बहुत स्ट्रांग है, मतलब उस पर अपन अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मतलब IRDA, RBI इन पे से भी है, मतलब इन पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होता है और बहुत ज्यादा टाइट है ये, मतलब ये हमारे अवेयरनेस के लिए ही बनी हुई है। बस ये है कि आप जो भी चीजें लें उसके बारे में आप अपना भी समझें कि गलती हमेशा जरूरी नहीं कि सामने वाला का ही हो। हाँ, ये हमारे समझने में भी गलती हो सकती है, हमने समझा ही कुछ और, उसने बोला इतना इतना इतने तक भी ऐसा हो सकता है, तो हमने डायरेक्ट कैप प्राइस ले लिया कि इतना तो होगा ही होगा, इसने गारंटी दिया था, उसने गारंटी दिया ही नहीं होगा। उसने शायद एग्जांपल के तौर पे बोला होगा कि अगर आप ये लेते हैं तो आपको ये सुरक्षित हो सकती है, इतना भी रिटर्न हो सकता है, ये भी चीज, और आपने समझ लिया कि इतना तो बोला था उसने। तो वो भी ना करें, वो सारी चीजें आपकी गलतफहमी तभी दूर होगा जब हम एक हायरार्की के साथ बात करेंगे, उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि वो बताएगा एक्चुअली में। और IRDA को सर आए हुए भी अभी मान लीजिए आप 25-26 साल हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ। मतलब 99 में IRDA का बनी थी, उसके पहले तक थोड़ा बहुत ज्यादा पहले कंपनियां बहुत आती थी, चटपट कंपनियां, और ये और इंश्योरेंस के नाम पे पैसा ले लिया। हाँ, तो 1999 में ये IRDA आया और अभी तो बहुत स्ट्रांग है वो, मतलब बहुत मॉनिटरिंग पार्ट, एक एक चीज पे उनके फाइनेंशियल अकाउंट सब हाफ ईयरली अकाउंट ऑडिट होते हैं। हाँ। इंश्योरेंस कंपनी के हाफ ईयरली अकाउंट ऑडिट होते हैं। ओके। तो उसके बाद ये है कि इनका रेगुलेशंस अब दो तरीके हैं, या तो आप एग्रीगेटर है, मतलब मैं मेरा इंश्योरेंस कंपनी नहीं हूँ पर मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ सारी कंपनियों के, और वो भी लाइसेंस IRDA देती है। हाँ, मतलब आप एजेंट के लिए भी आप ये भी नहीं है कि नहीं आप ठीक है इंश्योरेंस कंपनी तो आप किसी को भी कह रही है नहीं हमारा प्रोडक्ट बेचो, नहीं वो उसका लाइसेंस भी IRDA लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आप कॉर्पोरेट एजेंट हो, नॉर्मल एजेंट हो, उसके बाद कैसे एजेंट हो, है ना, ब्रोकर हो, उसके लिए भी अलग अलग आइडिया वो है। किसी केसेस में तो 1 करोड़ तक डिपॉजिट मांगा हुआ है उन्होंने कि अगर आपने फ्रॉड कर दिया तो हम प्रोसेस डिपॉजिट कर लेंगे आपका। तो IRDA बहुत स्ट्रांग में है ना, उनका होता है मॉनिटरिंग फाइनेंशियल हेल्थ। इंश्योरेंस कंपनियां क्या होती है, लॉस पे तो नहीं जा रही हैं, उनको एक कैपिटल बता दी गई, सपोज उन्होंने कह दिया कि भाई इतना आपको फंड मेंटेन करना है, ये सारी चीजें, तो वो मॉनिटर करते हैं, हर 6 मंथ में ऑडिट कर रहे हैं ना। तो IRDA बहुत स्ट्रांग में है, और अगर आपके पास कोई फ्रॉड हुआ है तो प्रोसेस सिंपल सा है, आप पहले इंश्योरेंस कंपनी में बात कीजिए और उसके बाद IRDA पे आप कंप्लेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। और वहां से अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, अगर कुछ नहीं समझ में आना तो IRDA के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है, सब डिटेल होता है वहाँ पे, आप वहाँ पे भी पढ़ा कीजिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो बोला जा रहा है वो है या क्या है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं IRDA में जाके। और मुझे लगता है ना कि ये चीज़ों का बेसिक समझना है ना कि IRDA क्या है, तो इसको नाम से ना समझते हो इतना समझिए कि जिस तरह से हम लोग बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से कैश का ट्रांजेक्शन कुछ भी होता है बैंक का, तो बैंक का अगर कोई दिक्कत होता है उसको रेगुलेटरी जैसे ये करती है बैंक ऑफ इंडिया, RBI करती है, और उसी तरीके से ये इंश्योरेंस जितने भी होते हैं उसको IRDA करती है। सिंपल सा चीज़ है। किसी भी तरह कोई समस्या हो आप IRDA से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। देखिए अपना जो फाइनेंशियल डिसीजंस है ना, हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो लोन वाला प्रोडक्ट हो, बैंकिंग वाला प्रोडक्ट हो, इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट हो, इन्वेस्टमेंट वाला हो, तो एटलीस्ट हमको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए हर चीज के दो पहलू हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। कि अगर पॉजिटिव है तो जब तक पॉलिसी अच्छी चल रही है, सब चीज चल रही है, तो हमको तो कोई जानने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तब जानते भी नहीं है लोग। और अगर अच्छा प्रॉब्लम भी आ रही है तो इंश्योरेंस में एक चीज होती है कि लोग कह देते हैं हम इंश्योरेंस एजेंट से लिए, वो पैसा खा के चला गया और भूल जाते हैं। पर ये नहीं है, मतलब आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, आपके पास प्रोसीजर है पूरा, आप कहाँ तक जाना है आपको, आप कंप्लेंट करिए और सोल्यूशन भी मिलेगा। आप इवन जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक तो आप केस लड़ ही सकते हैं। इंडिया है तो यहाँ तो 50 साल केस लड़ रहे हैं लोग। पर केस लड़ने से ज्यादा अच्छा है नॉलेज ले लीजिए। नॉलेज ले लीजिए, लेंगे तो आपको इस सब चीजें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप पॉलिसी लेते समय कि आप कौन सी पॉलिसी लेनी है, कैसी लेनी है, उसके ड्रॉबैक क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर ये चीजें मुझे सब मालूम होगी तो आपको IRDA की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये कंप्लेंट कब आएगी, जब मेच्योरिटी नहीं आएगी। मेच्योरिटी पे अगर आपको चीजें पहले से क्लियर है कि भाई मुझे 100 रुपए का 110 रुपए ही मिलना है, तो फिर जब आपको मालूम है तो फिर तो 110, ऐसा नहीं है कि पैसा देने से मना कर, पैसा मिलता है। पर ऐसा होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है कि नहीं मुन्ना तो कहा था 1.5 लाख रुपए मिलेगा, पर एक्चुअली डॉक्यूमेंट में 1,10,000 ही लिखा हुआ है। पर एजेंट की बातों में आके हाँ 1.5 लाख मिलेगा। इतने बड़े वाले एजेंट वाले होते हैं कुछ लोग, साफ साफ लिखा होता है, उसके बावजूद भी अमाउंट को ज्यादा बोलते हैं और लोग उसकी बातों पे भरोसा करते हैं लिखे हुए। और जब पूछ देते हैं किसी लोगों ने कि सर इसमें इतने लिखा, अरे सर वो तो कुछ भी लिखा रहता है, मैं आपको बोल रहा हूँ
मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये चीजें मिलेगा, ये तो कम लेके लिखते हैं आपको इतना मिलेगा, और लोग हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई ये बोल रहा है मतलब सही है। क्या सर किस केस में तो कह देते हैं कि वो आप जो प्रीमियम भर रहे हो ना, हाँ। उसमें माइनस होके लिखी है इसमें। हाँ ये भी बोल देते हैं, ये माइनस होके लिखी है, मतलब अगर हमने कहा कि आपको मेच्योरिटी में 10 लाख रुपए मिलेगा, आपको 4 लाख रुपए बनने हैं, तो कहना इसमें तो 6 लाख रुपए मिलेगा, जो आप 4 लाख भर रहे हो ना ये तो नहीं मिलेगा ना, ये तो दे रहे हो आप, ये तो वो कम लेके लिखा हुआ है 6 लाख रुपए। पर लोगों को ये समझ नहीं आता कि 4 के 6 मिलने वाले हैं। हाँ। और अभी पॉलिसी होल्डर मतलब एजेंट ने क्या क्लियर कर दिया कि 10 लाख के आपको 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये दिक्कत है ना, तो कहना ये 4 लाख रुपए जो आप दे रहे हो तो माइनस होगा ना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें हैं, आप इन चीजों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सभी चीजें जो भी आप नई चीजें लें उसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, और जो भी हम लोग बताते हैं जो भी चीजें हैं वो सब एजुकेशनल है, उनको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आप पूछ सकते, सीख सकते हैं, हमारा पर्पस एक ही चीज है कि हम आपको अवेयर करें, ना कि हम आपको किसी भी प्रोडक्ट को जाके बेचने के लिए बोलें, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम कोई ऐसे रिकमेंड नहीं करते हैं कि इसी प्रोडक्ट को या इसी इंश्योरेंस को आपको खरीदना है, आपको जो भी खरीदना है नॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज ले, या आपके हित में है, आपको जो भी करना चाहिए। ठीक है सर, चलिए अच्छा है, चीजें आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ और अच्छे से जुड़े और कमेंट करें, चीजें बात करेंगे, हमें और अच्छा लगेगा चीजें समझने में। तो ठीक है सर, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है, आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का टॉपिक है सर फाइनेंशियल स्कैम। ये बहुत अच्छा टॉपिक है सर। ये अच्छा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मतलब हमें आज के डेट में जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम रह रहे हैं, जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं, हमें फाइनेंशियल स्कैम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। तो सर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्कैम में। तो बताइए सर, इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, और पहले तो फाइनेंशियल स्कैम है क्या ये? सर इसको अपन ना 3 स्टेप में बांटते हैं। पहले तो फाइनेंशियल स्कैम को पहचानना। ठीक है। पहला हम करेंगे कि ये होता क्या है, उसको हम पहचाने कैसे और इससे हम बचें कैसे। लास्ट में हम चाहेंगे कि बचें कैसे। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना सीखना पड़ेगा। पहचानना। फाइनेंशियल स्कैम ये होता है कि जब भी हमारे, आप ये मानिए कि बिना इंटेंशन के हमारे पास धोखाधड़ी के द्वारा, बिना हमारी इंफॉर्मेशन की या हमारा ना चाहते हुए भी जब हमसे पैसों का फ्रॉड हो जाता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी मोड से हो सकता है। किसी भी मोड से हो सकता है। कई बार हमको एक ऐसी चीज है जो वर्चुअली प्रॉफिट दिखाकर कि यार नहीं ये हो रहा है, आप दे दीजिए पैसा, वो भी एक तरह का फाइनेंशियल स्कैम है। कई बार हमको आप देखेंगे कि हमको धोखा हो गया, बिल्कुल अननेसेसरी हमारे कार्ड्स अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्कैम है। एक वर्चुअल एक छोटी सी चीज को, आप 200 रुपए की चीज को आपको 20,000 में बेच दिया गया, वो भी वर्चुअल फाइनेंशियल स्कैम है। ये में कि आपको ये जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, ये सारी चीज, हर वो चीज जहां पर आपके पैसे का नुकसान हुआ है, वो सारी चीजें फाइनेंशियल स्कैम में है। वो डायरेक्टली हुई हो, इनडायरेक्टली हुई हो, कैसी भी मोड से, किसी भी तरीके से हुआ, ये होता फाइनेंशियल स्कैम। बिल्कुल। अब इसको ये होता क्या क्या है, किस तरीके से होता है एग्जैक्टली। फाइनेंशियल स्कैम में सर हम ना कुछ बेसिक, एक तो अपन ये मानते हैं कि अपन शुरुआत एकदम ऐसी जगह से करते हैं जहाँ पे हमारे व्यूअर्स बहुत आसानी से इजीली तरीके से समझ जाएं। अच्छा, कई लोगों के साथ हुआ भी होगा, वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था, ये इन चीज़ों को बचने के लिए भी हम रास्ते बताएंगे और वो सारी चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं कोई भी एक एग्जांपल लेकर। सबसे पहले तो सर वर्चुअल प्रॉफिट की बात करते हैं हम। एक वर्चुअल प्रॉफिट, हाँ, जो एक ऐसा है नहीं, जो एक ऐसा प्रॉफिट जो एक्चुअली में नहीं है, हाँ, पर हमको लगता है कि है। आपने वो मार्केटिंग वाली कंपनियां देखी हैं सर? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं फ्लाइट में चलता हूँ, मेरे पास इतनी कार है। देखिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उसको कैलकुलेशंस ये कहता है कि नए से लो, पुरानों को दो, नए से लो, पुराने जो एग्जिस्टिंग है उनको देते जाओ। तो ये जो मार्केटिंग वाला है, ई मार्केट, ये क्या बोला जाए, चेन सिस्टम, एक से दो, वो नीचे से एक दूसरे का सपोर्ट लेके आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसा लगता है हमको कि यार नहीं, हमने बहुत पैसा कमा लिया है। और ये भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड है, स्कैम है। ये कैसे काम करता है? ये अनरियलिस्टिक वर्चुअल प्रॉफिट काम करता है, जहां पे नए इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है। सपोज मुझसे कहा गया कि आप 2 लोगों को जोड़िए, आप 3 लोगों को जोड़िए, 1000 रुपीज फीस है जिसको मैं पे करके आया हूँ। मैंने 3 लोगों से लिया। अब कंपनी के पास पहुंचा, आप चीजें समझिए, कंपनी के पास पहुंचा सर 3000, बिल्कुल ठीक। अब कंपनी ने कहा कि आपको 2 लाख करने हैं, मतलब 2 पैरेलल
चेन देखिए 2 पोर्शन हाँ, है, चेन हमेशा ऐसा चलती है, हाँ ऐसे है ना। तो 2 पोर्शन करने था, एक पोर्शन में मेरे 3, एक पोर्शन में 3, हो गए 6,000 रुपए लिया गया। हाँ। जब वो हो गए 6,000 तो उसमें से मुझे दे दिया गया मान लो 20% कमीशन, हाँ 30 मान लेते हैं, हाँ 30 ठीक मान है। लेते हैं, हाँ। तो 1800-1900 2,000 रुपए जो भी मेरा कमीशन बना वो मुझे दे दिया गया। और आपको लगा कि ये तो अब इस घर की यार बहुत अच्छा है, हाँ। अब उनसे भी वही प्रोसेस कही गई। अब जैसे जैसे चेन बढ़ती गई, हाँ। आपके कमीशन से 15-20% से 15, 10, 12, 1, पर वो 1% अमाउंट ही बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। मतलब एक समय ऐसा आया कि अब नीचे 50,000 लोग हो चुके हैं, हाँ। पर वो 1% अमाउंट आपके पास पहुंच रहा है 1,00,000 रुपए। तो अब आपने तो 1,000 रुपए दिया था, हाँ। तो आप तो एकदम खुश हैं। हाँ। पर आप समझिए वो जो नीचे सबसे नीचे वो 50,000 लोग हैं ना, उनको क्या मिल रहा है? उनको क्या मिल रहा है? वो भी उसी चेन में है अभी। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये और एक्चुअली में कोई ना कोई प्रोडक्ट है नहीं, वही चीज समझने, वही मैं बात करने जा रहा था कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो कंपनी कर क्या रही है, वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, क्या ऐसा काम कर रही है? कुछ तो नहीं कर वो रही है। कंपनी एक काम कर रही है सर, बस 60 से 70% प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। हाँ 30% में सबको बांट रही है। 30% में आपके नीचे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, पर वो केवल 70% लेके अपने एंजॉय कर रही है। एंजॉय कर रही है। और ये बहुत सारे लोगों ने, अब अच्छा इसमें एक चीज और होती है, हाँ। कि एक ऐसा है कि हम चेन मार्केटिंग हम ज्वाइन कर लेते हैं, पर हम जब उस पर परफॉर्म नहीं कर पाते तो सामाजिक तौर पे हम कह देते नहीं नहीं हमने तो ज्वाइन नहीं किया था, हाँ। नहीं हमसे तो हुआ नहीं। कंपनी ने मतलब ये ना उनके रेगुलेशंस और उनकी कंडीशंस इतनी हार्ड हैं कि 2 बार 3 बार के बाद नहीं, अपनी कहती है आपको बनाने थे, आपने बनाए नहीं, इसलिए आपके पास पैसा नहीं आ इसके लिए आपको यहाँ से चैन से हटा दिया जा रहा है ये। और हम रिग्रेट होके हम कहते हैं चलो, पर एक्चुअली आप धोखा खा चुके हैं और आपका पैसा जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा धोखा पता है क्या होता है? जी सर। मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा है कुछ लोगों को, धोखा ये नहीं होता है जो मैंने 1,000 रुपए दिए। इससे बड़ा स्कैम पता है क्या होता है? इससे बड़ा स्कैम ये होता है कि जो बोलता है ना चेन सिस्टम, वो चेन कौन होते हैं पता है? मेरी फैमिली। हाँ, ये सबसे ज्यादा आप चेन सिस्टम में लाते किसके हो? अपने फैमिली, अपने परिवार को। और जब आप फंसते हो ना, तो केवल आपका 1,000 रुपया नहीं डूबता है, एक घर से 10-20 हजार रुपए चला जाता है। तो आप उसको समझ, वो बोल भी नहीं पाता, कुछ कर भी नहीं पाता है, उनको समझ में नहीं आता कि यार ये कैसे होगा। बस एक उम्मीद में जिंदा है कि यार एक टाइम आएगा जो मैं भी इनके जैसे फेक एरोप्लेन से घूम रहा हूँ, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ये है, ये सारी चीजें जो दिखाएंगे ये सब टोटली फेक होता है। एक टाइम पर पता चलता है वो स्कैम था, वो कंपनी गायब हो गई, कंपनी थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी कंपनी। यही होता है। पर आप फैमिली परिवार में इतने लोगों को फंसे हो ना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ सर, अब दूसरा टाइप का स्कैम, ये तो आप शायद समझ रहे होंगे और डिटेल में अपन कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये दूसरा टाइप का स्कैम होता है सर, आप देखेंगे नॉर्मली हमारे पास मेल आता है, हाँ। आप इतनी लॉटरी जीत चुके हैं, आप बैंक अकाउंट शेयर कर दीजिए। हाँ। ये सारे ना हमारे, हम उसको लिंक को क्लिक करते हैं, हमारा सारा डेटा जो हमको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, वहां पर हो सकता है हमारे को फाइनेंशियली नुकसान नहीं हो रहा है, पर एक्चुअली हमारी सारी इंफॉर्मेशन वो हम शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो डेटा चोरी भी एक प्रकार का स्कैम है, वो वहां से हमारा डेटा लीक हो रहा है। हमारा डेटा के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज का होगा तो डेटा होगा। तो आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि एक डेटा को लेकर पूरी डिटेल में वो शायद वो वीडियो बहुत लंबा हो, पर एक डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डेटा को लेकर होगा, जिसमें हम बताएंगे डेटा एक्चुअल कैसे क्या यूज किया जाता है, कहां से चोरी होती है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, वो सारी चीजें। तो हम डेटा के बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें करते हैं कि मतलब ऐसी चीजें जो मेल जिसका कोई मतलब ही नहीं है, चीजें बस ये है कि आपको दिखा रहा है, लालच दे रहा है कि इतने लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, ये होगा, ये क्लिक कीजिए, बस 10 रुपए या 1,000 रुपए दीजिए और आप यहाँ से इतने पैसे मिल जाएंगे, कुछ भी तरह का। सर कई बार तो मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास एक मेल आया, उस पर लिखा हुआ था कि आप 10 करोड़ रुपए की, मतलब आप समझिए 10 करोड़ रुपए की लॉटरी में जीत चुका हूँ, काइंडली शेयर योर बैंक डिटेल और हम आपके एड्रेस पे ये चीजें भेज दे रहे हैं। ये था। अब आप समझिए ना, मैंने प्रोडक्ट खरीदा और कौन है जो 10 करोड़ रुपए मुझे देने वाला है। बिल्कुल। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है। हम अवेयर, हमने मेल खोला ही नहीं, क्योंकि मेल में ऐसा है कि वायरस, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है, आपने मेल में क्लिक किया और आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास, पूरे उनके पास। तो ये तो दूसरे टाइप का। ये मेल वाला मैं बताता हूँ ना, इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम का एक बताता हूँ, मेरे पास ही, मेरे परिवार का ही है। उनके पास आया कि आपको ये मिला है, आपको ये सारी चीजें हैं, ऑफर है इतने, ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको ये प्रोडक्ट, बेसिकली वो कपड़े और इनको था फैशन का, कि ये कपड़े में आप कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। उसको सिलेक्ट करोगे 0 अमाउंट में, ठीक है। पर उसको डिलीवरी चार्ज जो था ना, डिलीवरी चार्ज
डिलीवरी चार्ज था 5,500 रुपये डिलीवरी चार्ज। अब आप सोच के देखिए कहां से ऐसा मंगा रहा हूं, कौन सा ऐसा मंगा रहे हैं कि वो केवल डिलीवरी चार्ज 5,500 रुपये लग रहे हैं, जबकि कॉस्ट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो जीरो है, वो दिखा भी रहा है कि जीरो, बट डिलीवरी चार्ज आपको 5,500। वही एक ऑप्शन है, बैकडोर से फाइनेंशियल स्कैम होता नजर, ये वो वाला स्कैम है जहां पे आपको दिखाया जाता है एक तरफ कि आप जीरो हैं, उसके बाद आपको दूसरा तरह का ये दिखाया जाता है कि आपको यहाँ पे इतना पैसे देने, आपको ऐसा लग रहा है ये तो डिलीवरी केवल ले रहा है, प्रोडक्ट तो मेरा पूरा ही है, और वो 5,000 10,000 का प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, तो आपको लग रहा है तो फ्री में मिल रहा है मुझे। पर ये सारे तरीके के स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आप फंस जाएंगे बेवजह, इसे मेल्स पे आप बिल्कुल भरोसा ना करें। तीसरा, और आप ये अब समझिए क्रेडिट कार्ड, आजकल होता क्या है कि फोन लगा रहे हैं, हाँ। सर आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, मैं इस बैंक से बात कर रही हूँ, मैं उस बैंक से बात कर रही हूँ, हाँ। आपका क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड हो चुका है, कई बार तो मेल आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बन चुका है, 5 लाख की लिमिट है, हाँ। आप मुझे बस आधार का भेज दीजिए, आधार का OTP भेज दीजिए, आधार नंबर बता दीजिए। हाँ। और ये क्रेडिट कार्ड सर इतना खतरनाक स्कैम हो चुका है इस समय, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी बैंक अकाउंट में पैसे की जरूरत नहीं है, 2 लाख की, 5,000 की, 50,000 की, 1 लाख की लिमिट बनी हुई है, फोन लगा रहे हैं, सर मैं इस बैंक से बात कर रही हूँ, इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आप तो क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट ब्लॉक हो गई है, आपका ये हो गया, आपके रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर होने वाले हैं। हाँ। ये तो बहुत खतरनाक रिवॉर्ड पॉइंट वाला है। कम बैंक ने आपको 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट दिए हुए हैं, उनको क्रेडिट करने के लिए मुझे आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है। हाँ। और लोग यूजर्स वेरीफाई करते हैं सर, और वेरीफाई करने के बाद एक मैसेज आता है आपके अकाउंट से 25,000 रुपए कट गए हैं। ये हो रहा है, ये क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड चल रहा है। एक मैं नॉर्मल फोन पे का बताता हूँ, गूगल पे, फोन पे जो होता है ना, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे नाम लेके मेरे फैमिली को कॉल किया गया कि उनको पैसे देने थे, उनका मोबाइल कॉल लग नहीं रहा है, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे दे रहा हूँ तो आप उनको पहुंचा दीजिएगा मेरे नाम लेके। अब वो अपना नंबर बता दिया, तो अकाउंट नंबर उनको नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, फोन पे या गूगल पे नंबर। उन्होंने फोन पे गूगल नंबर भी दे दिया, उसके बाद वो अमाउंट भेज रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं बताता हूँ। आप लोग का भी एक बार गौर करना, फोन पे गूगल पे में एक रिक्वेस्ट करने की ऑप्शन होता है, जब पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो पेमेंट आपके नंबर पे, आपके फोन पे गूगल नंबर पे आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि 10,000 रुपया आप मुझे दीजिए, और वो अमाउंट आपको दिखता है 10,000 का रिक्वेस्ट, आपको लगता है 10,000 मेरे पास उसने बोला और 10,000 आ रहा है। वो जैसे क्लिक करोगे आपको रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है, आपके पास पैसे जाएंगे, आएंगे नहीं, और वो सीधे पैसे कर रहे हो, मतलब आप रिसीव नहीं कर रहे हो, सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे दे दीजिए, और आप उसे अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ ले लीजिए। अच्छा, वो नाम ऐसे पर्सन का लेंगे कि जो आपकी फैमिली आपको शक नहीं करेगी कि यार ये तो ठीक है, ये तो इन्हीं ने बोला होगा, शायद इनका कॉल नहीं लग रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। ऐसे स्कैम पे बिल्कुल आप जरूर इतना देख लीजिए कि जो पेमेंट आप पे कर रहे हैं तो वहां पे आप OTP डालने का ऑप्शन दे रहे हैं, फिर भी आप डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये पता क्या करते हैं सर, सबसे बड़ा इनका एक्सपर्ट इतने होते हैं, ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको ऑन कॉल करवाते हैं। मैं कॉल पे हूं, आप एक बार काम कीजिए, आपको ये आया होगा मैसेज, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कीजिए, आपको फोन रखने तक का मौका नहीं देते हैं कि जिससे आपको कुछ समझ में आए। और ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो घर में रहते हैं, खास करके लेडीज हैं, और जो पापा हो गया, जो पेरेंट्स हो गए इस तरह के, जहां पे वो लोग जितना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है बच्चे के नाम पे है तो मतलब होगा, और ये इस तरह का स्कैम हो रहा है। तो ये ऐसे स्कैम से बिल्कुल आप बचें। सर लॉटरी तो सर लॉटरी है अभी। अब लॉटरी के बहुत सारे, मतलब क्या बोला जाए, अलग अलग स्टेप हैं। हाँ। ये फोन पर लॉटरियां खुलती हैं, हाँ। कुछ मेल पर लॉटरियां खुलती हैं। हाँ। कुछ ऐसा होता है कि आपकी लॉटरी लग चुकी है, कुछ कहते हैं कि आप तो बस लॉटरी आपकी लग गई, आप 5,000 डाल दीजिए, हाँ। बाकी 70 लाख रुपए 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लॉटरी तो एकदम लोगों को रईस या बोला जाए पैसा रातों रात इतना शॉर्टकट चाहिए कि वो आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। ये दिक्कत अभी सर यही है ना कि लोग ना इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको लगता है कि यार ये जो दुनिया है ना, ये पैसे के अलावा कुछ है नहीं, पैसा कमाना है, तो वो लोग ना शॉर्टकट रास्ता खूब अपना रहे हैं। यहाँ से लॉटरी लग जाए, ये कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, रातों रात अमीर बन जाओ, ये गलत। उनके पास सर पैसा पहुंच रहा है, इसलिए उनका, क्योंकि देखिए धंधा लीगल हो या इनलीगल, उसको चलाने के लिए पैसा लगता है। वो प्रॉपर चैनल पे अगर काम कर रहे हैं, सब चीजें चल रहे हैं, तो उनके पास पैसा तो लोग पहुंच रहा है। उनके पास बहुत सारे सेटिंग होती है, बहुत हायरार्की होती है, तब जाके ये चीजें होती है। तो वो पैसा लोग दे रहे हैं और पहुंच रहा है, लोग अवेयर नहीं है लोग। तो ये इस टाइप के, अब ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही कम 4-5 प्रकार के मैंने फ्रॉड आपको शेयर किए हुए हैं। आप अपने आप से एनालिसिस कीजिए, ऐसा कुछ आपके पास मेल आते हैं। एक सबसे बेसिक चीजें बताता हूँ, सबसे सॉलिड स्कैम, जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे फंसते हैं, बताऊं कौन सा? जी सर। हम पढ़े लिखे हैं, सबको ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री कर लिए, बट जॉब नहीं हमारे पास।
जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, और सीधा सीधा ऑफर आएगा ये कंपनी के नाम से, इस कंपनी के नाम से, बड़ी बड़ी कंपनी का नाम आपको लेंगे, सर इस कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम। जब से ये वर्क फ्रॉम होम का चला है ना, ये एक तरह से माहौल जो क्रिएट हुआ है, कहीं नहीं जाना, पैसा सीधा घर में कहीं नहीं मिला सर, आपको घर में काम करना है, केवल 2 से 3 घंटे काम करना है, आपको इतने इतने पैसे आपको मिलेंगे। वर्क फ्रॉम होम करके मेरे पास आया था, मेरे पास फोन आया था, मैं इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। मेरे पास फोन आता है कि सर आपको वर्क फ्रॉम आपको जॉब मिलेगा। मैंने बोला सर अच्छा है, दे दो मुझे। तो बोला कि सर आपको सैलरी इतनी मिलेगी, ये सब चीजें। कोई इंटरव्यू नहीं होता सर, आपको आपके पास भी कॉल आएगा तो आप ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। इसमें आपको कोई इंटरव्यू का कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और वो आपको क्या क्या देते हैं बताता हूँ। आपको एक लैपटॉप देंगे, आपको बोलेंगे कि मैं आपको एक लैपटॉप दूंगा सर, आपको यहाँ पे एक आईडी दी जाएगी, आपको काम दिया जाएगा, डेली 2 से 3 घंटे बस काम आपको करना है, सैलरी 30 से 35 हजार रुपये रहेगी, आपको सारी चीजें आपको डिटेल में होंगे। फिर आप बोलोगे कि चलो ठीक है मैं करता हूँ, कोई इशू नहीं, मैं मुझे दे दीजिए तो मैं करता हूँ। ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। डॉक्यूमेंट में क्या मांगेंगे? कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे केवल आधार नंबर और पैन कार्ड। इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं उनको डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं। उनको मतलब किस चीज से है? मतलब है आपसे पैसे निकलवाना। सर फिर इसके वजह से आप डॉक्यूमेंट दोगे, मतलब बात होगी। सर आपको यहाँ पे मेरे मैनेजर का कॉल आएगा, HR टीम से कॉल आएगा, आप एक बार उनको कंसर्न कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे आगे का प्रोसेस क्या है। आगे का प्रोसेस ये है कि सर आपका ये फॉर्म यहाँ पे आपका आईडी बन रहा है, आईडी बन गया, सब कुछ हो गया। एक आपको यहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके प्रोसेस पूरा कीजिए और आपका यहाँ पे कल से आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो लिंक में है पेमेंट करने का। आप पेमेंट अच्छा वो पेमेंट का भी बताया नहीं है ना। जैसे आप कॉल करोगे सर ये तो पेमेंट मांग रहा है, हाँ सर ये आपको प्रोसेस मैंने बताया था ना, ये प्रोसेस है। आपने कब बताया था? नहीं बताया था, पर ये प्रोसेस है। नॉमिनल सर को 35 हजार रुपये सैलरी है, आपको सारी चीजें आप समझो। आपको लैपटॉप भेजूंगा, आपके एड्रेस पे, आपको फोन दूंगा, आपको ये सारी जॉब दूंगा, तो पैसे तो रजिस्ट्रेशन फीस तो लगेगी ना सर, ट्रस्ट कैसे करे कंपनी? तो अच्छा, अब कुछ लोग इसमें इमोशनल हो जाते हैं, हाँ यार मेरे को लैपटॉप मिला, कुछ नहीं, चलो सैलरी नहीं मिला तो लैपटॉप कम से कम 20-30 हजार का तो मिल ही जाएगी। इस चक्कर में क्या होता है 1500, 2000, 3000, जिसके साथ जैसा हो पाया, कॉन्वर्सेशन में जिसके साथ जैसा हो पाया, तो जितने में तो मेरे को बोलता, मैंने सर मैं सब प्रोसेस में जा रहा था, मैंने बोला ठीक है आप मुझे ये भी कर दो, लिंक दे दो, लिंक दिया। मैंने सर आप एक बात बता, तो कंपनी कौन सी है? ये जो कंपनी आप जो मैं पे कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल रही है, कौन सी कंपनी? सर ये कंपनी है। मैंने बोला सर पेमेंट किसके नाम से, अकाउंट नंबर किसके नाम से दे रहे हो? मुझे कोई इशू नहीं है सर, आप जिस कंपनी का नाम ले रहे हो ना वो बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि उस कंपनी से मुझे जॉब मिल रही है, मुझे आप उस कंपनी का अकाउंट डिटेल दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा। अकाउंट डिटेल, अब वो एक्सक्यूज देखना वो क्या बोल रहे हैं सर, वो आप समझिए प्रोसेस है, इतने बड़े कंपनी का सारे अकाउंट का नंबर चेक नहीं करवा सकते अमाउंट का, तो वो जो अमाउंट जा रहा है ना वो HR की टीम पे जा रहा है, HR के अकाउंट पे पैसा जाएगा और वो कंपनी को पे करेगी। मतलब आप समझना वो हदें पार कर देती है। मैंने ठीक है मुझे HR से बात कराओ, HR से बात किया, क्या डेजिग्नेशन है आपकी? 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया उनको, उनकी हालत खराब। सर आप इनसे बात कीजिए, उसके थोड़ी देर बाद समझ आने के बाद वो जैसे उनको समझ में आएगा ना कि आप पकड़ लिए हो, वो सीधा आपको गाली देंगे और रख देंगे, मोबाइल वो ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली आपको समझने की जरूरत यह है कि सर आप इतने ज्यादा समझो पढ़े लिखे हो, आप ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो कि आपको फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा, फ्री में ये दिया, बिना कोई इंटरव्यू, बिना किसी तरह का कोई ऐसी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के आपको डायरेक्टली कंपनी कॉल कर रही है, अमेजन के नाम से, एयरटेल के नाम से, HDFC बैंक या किसी भी तरह का बड़ी कंपनी, ये बड़ी कंपनी है, इनकी पॉलिसी होती है ये इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जरूर उनके वेबसाइट पे जाके देखिए क्या ऐसे ऑफर आए हैं या नहीं आए हैं। तो ऐसे काम में बिल्कुल ना फंसे सर। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कॉल आए, मैं चाहता हूं कि उनसे बात करूं, चीजें करूं, क्योंकि पता चले कि वो किस लेवल तक जाते हैं। लोग फंस रहे हैं सर, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, लोग फंस रहे हैं अभी भी। और बहुत आप समझिए कि दिन में वो लगाते हैं 2000, 3000, 4000 लोगों को कॉल। हाँ, तो उनको चाहिए कितने? 15-20। अब आप समझ लीजिए आप वो 15-20 में से बनना है आपको या नहीं बनना है। मैं एक लिंक दे सकता हूँ, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है, आप अगर मूवी नहीं देखे हो ना तो जरूर देखना। उसका 2 एपिसोड, 2 सीरीज, वेब सीरीज आ गई है, मतलब 2 पार्ट में आ गया है। उसका नाम है जामताड़ा। अगर आप जामताड़ा नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, उसमें पूरी इसी स्कैम के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके का स्कैम हो रहे हैं। आप रेफरेंस लेना चाहते हो तो उससे भी ले सकते हो। तो बेसिकली ये बहुत तरह का, बहुत वैरायटी का ये स्कैम हो रहे हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते, वो वैरायटी के स्कैम हो रहे हैं। एक और स्कैम बताता हूँ आपको, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे है जिसमें आप समझ ही नहीं पाओगे। क्या है पता है? बताइए।
आप मार्केट में मिलोगे, अचानक आपको आएंगे लेडीज आएंगे, जान करके लेडीज या कोई ऐसे लोग आएंगे, आपके मेरा ना फोन नहीं लग रहा है, मेरा मोबाइल बंद हो गया, ये हो गया, आप मुझे, वो क्या करते हैं बताऊं आपको एग्जैक्टली डिटेल में आपको समझना है, तो उसको क्या करते हैं, आपको मोबाइल लेंगे और कॉल करेंगे, और कॉल करने से पहले * एक नंबर होता है, कोड होता है कुछ इस तरह का, वो कोड का डायल करने मोबाइल की सारी लिंक, मतलब मोबाइल वहां ओपन हो जाता है, पैरेलल खुल जाता है। नहीं, ओपन नहीं होता सर, जो ओटीपी है ना आपका, सेम ओटीपी वहां चला जाता है, पैरेलल में वहां पे चला जाता है, और ओटीपी वहां पे चला जाता है। अच्छा, उसमें भी एक और ये तो है कि ओटीपी चला जाएगा, ये बाद में होने लगा। पहले क्या करते थे ये लोग जब पकड़े गए तब ये ओटीपी वहां पे भेजना स्टार्ट कर दी। पहले क्या करते थे कि हाँ हेलो पापा कैसे हो, या फिर अपने पति का नाम लेके कैसे हो, ये चीजें, मैं अभी यहाँ पे हूँ, फंसा हूँ, अच्छा कितने बजे तक आओगे आप, आ जाओ 2:25 तक आऊँ, 2:35, मतलब जो मैंने फोन नंबर से कॉल किया ना, उस नंबर से उसने गूगल पे या फोन पे का रिक्वेस्ट डाला, और मेरे पास देखना सर लोगों का ना ओटीपी ना वहीं पे दिख जाता है ऊपर में नोटिफिकेशन में। अब वो जो अगर सपोज की कोड है 0457 है ना, अगर ऐसा है तो 4:47 तक आ जाऊंगा मैं, 4:47 तक मैं आ जाऊंगा, आप वहां पे इंतजार कीजिए। उसी टाइम ड्यूरेशन पे उनके पास कोड आता है, अरे वो कोड आया वो, और उसी बात कोड कर रहे हैं और उसी कोड को बता दिया उन्होंने। वो एक्चुअली जब मैंने आपको कॉल किया ना, आपके पास मेरे पास जो नंबर आया, उस नंबर को फटाफट मैंने रिक्वेस्ट डाला, और रिक्वेस्ट डाला तो उसके नंबर पे ओटीपी जाएगा, और वो ऑन कॉल पे है। हाँ पापा मैं 4:47 पे आ जाऊंगा, हाँ नहीं टाइम हो रहा है भाई, हाँ 4:47 पे आ जाऊंगा। वो 4:47 जो था ना, वो आपका 4 डिजिट का ओटीपी था, और वो चला गया उनके पास, और पेमेंट यहाँ से गया। ठीक है, थैंक यू भैया, बात हो गई। आपको लगेगा कि ठीक है, और वो मैसेज फटाफट वो बैक कर देंगे, आपको नोटिफिकेशन दिखेगा नहीं उस टाइम, आपको दिखेगा जब तक, तब तक तो पैसे जा चुके हैं। एक्सट्रीम लेवल पे तो किसी भी अननोन पर्सन को मोबाइल अपना ना दें। मोबाइल आपका केवल मोबाइल नहीं है, वो पूरा बैंक है आपका देखो, बैंक जाके खुद से आपको बचा नहीं सकती। बैंक ये कहती है कि ओटीपी ना दें, पर वो तरीके आप पूरा बैंक ही उसको अकाउंट ही ओपन करके दे दोगे, वो तो पैसे निकालेगा। बिल्कुल निकालेगा सर, सामने से ऑफर कर रहे हैं आप तो। अब तो बहुत सारी सिक्योरिटीज आ गई हैं, लोग अगर फॉलो करेंगे, अभी अपन बात करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि इनको सब चीजों से बचा जा सकता है। नहीं बिल्कुल बचा सकता है, ये सारी चीजों बचा जा सकता है। बचने के भी तरीके बताऊंगा आपको, बहुत एक्सट्रीम। अब ये आप समझिए सर, ये तो हो गए अपने कुछ टाइप के, सर ने तो बहुत सारे बता दिए आपको किस किस टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। अब इनको पहचाने कैसे, मतलब मेन जो चीज है कि ये तो हमारे सामने आ रहा है, ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पहचान जाए तो हम क्यों अपना पैसा दें, पहचान नहीं पा रहे हैं। इनको पहचानने के तरीके हैं, बहुत सी कॉमन सी चीजें। अब एक चीज समझिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कल मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, यार यहां पर लोग 10 रुपए देने को तैयार नहीं है। हाँ, आप कैसे नहीं पहचान रहे हैं इस चीज को, आप कैसे नहीं पहचान रहे हैं कि मैं आपको कल 10 लाख रुपए दे दूंगा। आपकी लॉटरी लग गई है 10 करोड़ रुपए की, मेल आते हैं 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, मतलब कोई आपको, आपके नाम पे किसी ने लॉटरी खरीदी और उसने खरीद लिया और आपको मालूम ही नहीं है, और आपको फोन करके बता रहा है, भाई जो फोन करके बता रहा है वो पैसा रख लेगा आपका। कैसे पॉसिबल है? तो ये सर जो रातों रात करोड़पति बनने वाले शॉर्टकट है, जो अकाउंट में अगर कोई पैसे ले रहे हैं तो डिटेल चेक करें। सर एक और चीज इनको अगर नहीं पता हो तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इसमें इतना भरा पड़ा हूं ना मैं, कि मुझे अगर बोलने बोला तो मैं पता नहीं 2-3 दिन तक कंटिन्यू बोल सकूं। मेरे पास इतने एक्सपीरियंस इसको मतलब देखा हूं। आप लोगों को एक चीज पता है, जो अकाउंट में पैसे आप लोग भेजते हो ना, जैसे ऑनलाइन भेजते हो, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई करते हैं, नेट बैंकिंग या फिर आईएमपीएस करते हैं, उसमें अगर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं तो मैं आपके जगह पे किसी का भी नाम डाल सकता हूं। योगेश के जगह पे अमिताभ बच्चन भी डाल सकता हूं, कुछ भी नाम डाल सकता हूं। तो लेकिन एक चीज मैं चेंज नहीं कर सकता, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से मेरे को पूछोगे ना कि बैंक कहाँ है आपका, कंपनी कहाँ पे, कहाँ स्टेबल है, जो आईएफएससी कोड है ना, उसको आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, गूगल पे डालना। गूगल पे डालोगे उसकी डिटेल आ जाएगी, वो कहाँ की बैंक है क्या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी ये लोग जब वो बैंकिंग में जब ट्रांजेक्शन्स में आते हैं ना, तो ये हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। हाँ, बैंक का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। वो नाम जो स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, वहां पे आप समझ जाइए कि स्पेलिंग मिस्टेक इसीलिए हो रही है क्योंकि ये फ्रॉड है। अगर वो जेन्युइन है, पहली बात ऐसी तरह का पैसे लेती नहीं है। इस तरह कोई भी इसके ऐसे जॉब के लिए, इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करती है। यार वो जॉब दे रही है, आपसे पैसे क्यों लेगी? वो बदले में जॉब देगी, जॉब देने के बाद आप काम करोगे, पैसे देगी, वो पैसे लेगी नहीं आपसे। तो ये कभी भी किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट, मैंने बताया था ना सर कि एडवर्टाइजमेंट, आपको मैं नाम ले लूंगा, पर यहाँ का जो बेस्ट न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, इनके जॉब आ रहे हैं वर्क फ्रॉम जॉब। मतलब वर्क फ्रॉम जॉब में उसमें क्या आ रहा है पता है?
इसमें लिखा हुआ आ रहा है, एयरटेल का नाम लिखा रहा है, एयरटेल का नाम, लोगो सब कुछ सेम है, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग एयरटेल का स्पेलिंग डबल ए आ रहा है, कहीं पे चीजें स्पेलिंग एक जरा सा मिस्टेक आपको कर देंगे, ताकि वो कभी भी उनके ऊपर आए ना तो वो बता सकें कि मैं नहीं था, मतलब ये दूसरी थी, ऐसी चीजें। अब ये मतलब उनको सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके न्यूज चैनल पे अगर आ रहा है तो सबसे पहले वेरीफाई आपको करनी चाहिए कि ऐसे न्यूज को आप अपडेट ही क्यों कर रहे हो। सर पेड न्यूज हो गई है आज, मतलब आप भी ये प्रोसेस एक दिन में सर 100-200 ऐड आ रहे हैं। हाँ बहुत सारे आते हैं, वो नहीं समझ, जॉब के वैकेंसी वाला ऐड है तो नॉर्मली नहीं करते लोग। हाँ लोगों को लगता है यार यार जॉब के लिए कर रहा है, कहाँ पे क्या करेगा, मतलब पर ऐसी गलतियां चीजें देख के ना करें, बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। तो सर मुझे लगता है बचने के तरीके बताऊं। यानी सर पहचानने पे थोड़ा सा और मैं आना चाहूंगा, बिल्कुल, अपन कहाँ कहाँ पहचान सकते हैं। दूसरा ये है कि एक तो ये लॉटरी वाला मैं आपको बताया, ये रातों रात करना है। दूसरा ये है कि जब आपको ना इंस्टेंट फोर्स किया जाता है कई चीज के, कई बार आपके पास फोन आता है, नहीं नहीं आप अभी करिए, हाँ आप अभी करिए, अभी आप बताइए, अभी हाँ, ये ऑफर निकल जाएगा, हाँ, ये कुछ नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता ये एक आप ये समझिए कि इंडिकेशन है कि आपके पास फ्रॉड होने वाला है। आप अभी पेमेंट कर दीजिए और आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए, और आपको इसके लिए ये फॉर्म भरने के लिए नहीं मैं शाम को कर दूंगा, नहीं नहीं आपको अभी करना पड़ेगा, अभी हायरार्की बन गई है, मेल आ गया है और ये हो गया है। ये सारी चीजें सर ये एक पहचानने का तरीका है कि यार हाँ आपको तुरंत फोर्सफुली कहा जाएगा। एक और स्कैम याद आ रहा है, मैं बोल लूं क्या? हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। स्कैम एक ये है कि उनके पास ना डेटा होता है, डेटा आपने बोला ना डेटा होता है, और कोई बच्चा है, कोई लड़का है, ठीक है, जो स्टूडेंट का डेटा होता है, वो रेंडमली कभी बार फोन करते हैं, ठीक है, जिसका नंबर स्विच ऑफ आया ना, अब उसी टाइम उसके पेरेंट्स को फोन लगाया जाता है। समझना, आपका नंबर स्विच ऑफ है, आपके पेरेंट्स को फोन लगाया गया, हेलो आप ये इसके फादर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आपका बेटा ने क्या किया आपको पता है? मैं यहाँ से थाने से बात कर रहा हूँ, आपके बेटे ने ये कर दिया है, अभी उसको मोबाइल रख लिया मैंने, यहाँ पे रखा हूँ, आप जल्दी से आइए और इसको केस कीजिए। वो कहाँ से बोल रहे हैं? आप एक सिटी और वो दूसरे सिटी में, वो कहाँ से आप आ पाओगे? आपको ये हो गया, नहीं तो ये जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये क्राइम है, ये क्राइम किया, मर्डर हो गया, लड़की, कुछ भी बोल सकते हैं वो। अब वो पेरेंट पागल, वो पेरेंट क्या करेगा सबसे पहले पता है? फोन रखने के बाद अपने बच्चे को कॉल करेगा, जैसे कॉल करेगा मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। अब जैसे उसको स्विच ऑफ होगा, उसको सारी बातें सच लगने लगेगी कि ये तो बिल्कुल सच है, और जैसे वो सच मान लेगा ना, अब वो कौन बात कर रहा है? पुलिस वाला। अब वहां पे शक करने की उसके पास ज्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं। वर्दी पहन के कैमरे वीडियो कॉल पे एग्जैक्टली, ये तो मैं मतलब मेरा देखा हुआ है। तो ऐसे स्कैम्स पे बिल्कुल मत घबराइए यार, ऐसे चीजें कर रहे हैं कोई, अगर कुछ भी, अगर पहली बात कि आपके बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए, और अगर ऐसी चीजें हुई भी है तो इतना घबराने वाली चीज नहीं है। पुलिस कोई भी डायरेक्ट फोन करके पैसे नहीं मांगेगा आपसे, वो 2 मिनट के बाद आपसे पैसे मांगने स्टार्ट कर देगा। सर एक केस आप समझिए कि आपके बच्चे ने एक महिला की चैन खींची है, हमने उसको थाने पे बैठा के रखा है। हाँ। ये बेसिक सा नॉर्मल सा चैन स्नैचिंग का केस है। हाँ। एक व्यक्ति मेरे पहचान वाले के साथ एक फ्रॉड हुआ, और सामने से फोन कॉल लगा रहा है डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो कभी कॉल लगाएगी, मतलब आप समझिए एसपी वीडियो कॉल पे ये बता रहा है कि आपके बेटे ने एक महिला की चैन खींच दी है, इसलिए हम उस पर FIR दर्ज कर दी है। सोचिए हमारे पुलिस इतना एक्टिव हो गई है, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है चैन खींचने का। हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उस वीडियो को हटाने के लिए, ये सब करने के लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। SP साहब 5,000 रुपए, वर्दी पहन के SP साहब बैठे हुए हैं वीडियो कॉल पे। वो पेरेंट्स घबरा गए और उन्होंने पैसे डाल देंगे बिल्कुल डाल दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि, मैंने कहा क्या हो गया? तो ये हो गया। मैंने कहा बेटा कहीं उसका तो फोन बंद है। ये एग्जैक्टली मैंने अभी जो कहा कि आपको किसने फोन लगाया? SP साहब ने कहा SP साहब ने चैन खींचने के लिए आपको फोन लगा दिया? मतलब SP साहब इतने टाइम फ्री है अभी तक? नहीं अंकल आपके साथ फ्रॉड हो गया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? और एक किस्मत देखिए, बस मैं बोल ही रहा था और उनका बेटा वहां से बाइक में घर आया होगा, घर आ गया होगा। हाँ पापा क्या हो गया? तू यहाँ है, तू तो चैन खींच, मैं क्यों खींचूंगा किसी की चैन? उनको फोन लगा रहे हैं कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया क्या? हाँ 5,000 हो गया, आपको 10,000 रुपए और करने पड़ेंगे। क्या मेरा बेटा तो यहाँ, और उन्होंने सामने वालों ने फोन काट दिया। वो जैसे स्विच ऑफ हो गया फोन, करेंगे सिम तोड़ेंगे, स्विच ऑफ हो गया फोन, और ये परेशान होते रहे। मैंने कहा कि मैं कंप्लेंट कर देता हूँ। मैंने कहा यार आपको खुद अवेयर होना चाहिए, कंप्लेंट कर दीजिए। एक और चीज बताता हूँ आपको कंप्लेंट का, इसी चीज को, जॉब में था वो, अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। एक पर्सन जो हमारे पहचान का ही है, उनके साथ ऐसा हुआ था जॉब को लेकर, उनके साथ फ्रॉड हो गया, पैसे दे दिया। 10th क्लास में उसको 2.5 या 3 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करा। 10th का मार्कशीट, वो भी मार्कशीट का फोटो कॉपी देके
और वो वेरिफिकेशन विदाउट एनी वेरिफिकेशन वो 2 से 3 लाख रुपए का लोन दे रही थी और उसके बदले में 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस ले रही थी। उसने पेमेंट कर दिया। इंदौर में आए, थाने में आए, उनका कॉल आया कि यार ऐसा ऐसा हम लोग थाने पे आए हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, कंप्लेन लिखवाने के लिए। सोचिए वो पुलिस खुद बोल रही है, जब हम खुद भी गए थे वो सारी बातें होने लगी कि यार ऐसा हो गया सब कुछ। पुलिस क्या बोल रही है पता है कि यार अब इसमें ना एक ही तरीका है, इतना करोगे या 2 तरीका आपके पास, या तो आप प्रोसेस पे जाओ, इसमें टाइम लगेगा आपको, सारे 10-20 हज़ार रुपये आपका यूं ही खत्म हो जाएंगे, या तो फिर ऐसा है कि आप उसको भूल जाओ क्योंकि आपकी नादानी थी, बेवकूफ़ी थी, इसके वजह से हुई। मतलब उस प्रोसेस में भी जाने के लिए आपको 10-20 हज़ार रुपये लगेंगे क्योंकि आना जाना बार बार इस पे हो जाना। तो इससे इंसान ना फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है कि यार मैं कैसे इसको रोकूं। बेहतर है कि आप इसका नॉलेज गेन करें, समझें उस चीज को। आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं कि रातों रात आपको अमीर बनना है? यार हर चीज का एक तरीका होता है। वो होता है ना सर, एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए का लेना बहुत मुश्किल है। हाँ। पर 1 करोड़ रुपए लोगों से 1-1 रुपए लेना आसान बहुत आसान है। और 1-1 रुपए लेने के बाद कोई कंप्लेंट करने नहीं आता, कोई कंप्लेंट नहीं करने आएगा। ये प्रोसेस ही होती है। और अगर 100 में से एक आएगा तो उसको वापस कर देंगे। ठीक है, 1 रुपए के 2 रुपए ले ले। हाँ, 2 रुपए ले ले, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे चीजों से बचें। अब इसको सर ना, इसके बचने के क्या उपाय हैं? पहला तो अपन ये मानिए कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये एकदम सिक्योर प्लेटफॉर्म से पेमेंट करें। बिल्कुल। मतलब किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी लिंक पे पेमेंट ना करें। बिल्कुल। अब ना ये वो दूसरा ये है कि कोई भी बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे डायरेक्टली आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगता है। बिल्कुल नहीं मांगते, बिल्कुल नहीं मांगता। वो प्रॉपर चैनल उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और सारी चीजों पे, और जैसे कि आपको सर ने बताया है कि उनकी जो भी मेल आते हैं या ऐड आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक ये बहुत कॉमन है। मतलब वो लोग क्या होता है कि एकदम परफेक्ट और एकदम मैचिंग का नाम नहीं यूज कर सकते हैं वो, क्योंकि कंपनियां भी रहती हैं। कंपनियां भी अगर आप एयरटेल को एयरटेल ही लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो थोड़ा सा ए बढ़ा दिए, छोटा कर दिए, तो उनके वो अपना पार्ट भी सिक्योर करके चलते हैं। तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत अच्छे से देखा। दूसरी बात यह है कि आप वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। कोई भी नई कंपनी आ रही है, आप उसको AMC की साइट पे गूगल के कर लें, कंपनी की डिटेल देख लें, डायरेक्टर देख लें, कंपनी कब से काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी पहले तो ये सोचिए कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप पैसे दे रहे हो। आप सोचिए, पढ़े लिखे आपने इंटरव्यू तो दिए होंगे, एक प्रोसेस होता है ना, और एक जगह पे आपको एक कॉल आता है, आपको 2 मिनट में आपको जॉब दे देता है, बिना कोई प्रोसेस, बिना कोई इंटरव्यू, बिना कोई फाइल का, कुछ नहीं, वो डायरेक्ट आपको जॉब दे दे रहे और आपसे पैसे मांग रहे। आपको तो पहले यहीं पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कितना सही और कितना गलत है। तो इन चीजों में ना पड़े। अगर आपको एक और रेफरेंस के लिए मूवी चाहिए नहीं तो एक और मूवी नाम बताता हूँ। साउथ की मूवी देखते हो? जी जी बताइए सर। द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। देखा रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। उनके पिताजी के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं और उसके पीछे का इतना बड़ा स्कैम होता है। वो जो आपने डेटा का वर्ड किया, यूज किया ना, डेटा के बारे में आपको जानना होगा तो उसमें आप जाके जाइए, आपको डेटा के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में चीजें तो आई होंगी। ये आपके अवेयरनेस के लिए था कि आप और अवेयर हों और चीजों को समझें। नॉर्मली जो हमने बताया इसी प्रकार के ही फ्रॉड चल रहे हैं, और भी बहुत टेक्निकली है। इसके अलावा बहुत चल रहे हैं, पर ये कॉमन टाइप पर अभी मैं बोलने जाऊंगा ना, मैं बोला ना कि मैं सर इसमें इतना भरा पड़ा हूं ना कि अभी मैं कितना चला जाऊंगा पता नहीं। बहुत कॉमन टाइप के फ्रॉड है, बहुत तरीके का है। तो इस पे आप बच्चे सर बता नहीं रहे, शायद सर के साथ हुआ होगा फ्रॉड में भी। मेरे आमने जाने में बहुत सारे देखा हूँ सर। तो बहुत सारे देखा हूँ। आप अवेयर रहें और चीजें का बहुत रहें, और कहीं भी पैसा देने के पहले आप उसकी जांच पड़ताल बहुत अच्छे से कर लें। अकाउंट अपने सिक्योर रखें, अपने फोन को सिक्योर रखें, पासवर्ड, फोन का पासवर्ड के साथ अपने ऐप को भी लॉक करके रखें, और चीजों को पढ़ें पहले। नोटिफिकेशन जो OTP आ रहा है, नोटिफिकेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नोटिफिकेशन में हाइड करके रखें। नोटिफिकेशन में डायरेक्ट आप जो इजी समझते हैं ना कि यार ऊपर में आ जाएगा OTP में डाल दूंगा, बंद करके रखिए। बंद करने का ऑप्शन भी होता है, आप नहीं आता तो आप पूछ लीजिए, गूगल पे सर्च मार लेना, आपको मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन ऑफ करके रखें कि ऊपर में नोटिफिकेशन आएगा और मैं देख लूंगा, मत कीजिए, क्योंकि कोई भी देख लेगा, आप ही नहीं देखोगे कोई दूसरा देख लेगा। तो ऐसे चीजों से आप बचिए। इसके अलावा और भी हमारे इसमें सीरीज आएगा, अभी तो ये पहला है, इसमें पूरे डिटेल में भी बहुत सारी चीजें, मैंने बोला ना कि मैं बहुत भरा बैठा हूँ, मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा जाऊंगा, तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगे। तो इसके लिए हम लोग, ठीक है सर, अभी यहाँ पे हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। बिल्कुल सर, आप लोग थोड़ा सा इसको और ज्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आपको। और हम लोग किसी भी तरीके का सर कोई भी ऐसी चीजें प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं, कोई चार्जेस मांग रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजॉय कीजिए, इसको सीखिए, समझिए और हमारे साथ चलिए। थैंक यू सो मच।